वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आरओ यारों का एक और जीएस का फुल लेंथ टेस्ट में ले आया आपके लिए 3 घंटे का 200 नंबर वाला जो पेपर है, एकदम रियल एग्जाम जैसा जीएस और हिंदी के प्रश्न। देखिए आप लोगों की हैबिट तो है नहीं 3 घंटे बैठने की, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेस्ट की प्रैक्टिस एक बार बैठ के पूरी सिटिंग में ज़रूर कर लो। वहाँ नहीं तो भूख प्यास लगेगी। अब सर आपने आयोग का ऑर्डर भी देख लिया, किसी भी तरह के फूड आइटम्स अलाउड नहीं है ना, कोई भी ज्वेलरी, घड़ी, चाबी, टोपी, है ना, ये मैंने वीडियो बनाया क्या क्या चीज़ें प्रतिबंधित हो गई, एक बार देख लीजिएगा। तो खा पी के बैठो, पहले ही से 8:30 बजे एंट्री ले लोगे तो खा पी के एक पानी की बोतल ले जाके आराम से बैठना। कुछ खाने पीने का अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, इतना खा लेना कि आराम से बैठ सको 3 घंटे। तो ये आप टेस्ट हमारे ऐप से एक बार देख लो। ऐप में बचे हुए टेस्ट जो है, मतलब जो समय हफ्ते भर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे रिवीजन हो जाएगा इन टेस्टों से। चलिए बाकी यहाँ पे भी मैं टेस्ट करा चुका हूँ, 9वां टेस्ट है ये आपका, है ना। इसको भी आप फॉलो करिए बढ़िया से, आप इसमें भी वीडियोज़ के थ्रू कवर कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, ये मेला है कौन सा मेला, कहाँ लगता है? टिगरी मेला, विंध्याचल देवी मेला, रामनगरिया मेला, बटेश्वर मेला। तो बहुत ही आसान है, अगर एक भी आपको याद हो, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। किसके लिए? पशुओं के लिए। तो डी में 4 2 जगह दिख रहा है, ये 2 गलत हो गए। इनमें से एक भी अगर आपको याद हो, विंध्याचल बहुत फेमस मंदिर है मिर्ज़ापुर में, वहाँ लगता है ना। और टिगरी मेला अमरोहा में, रामनगरिया मेला फरुखाबाद। तो 1 2 3 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सही बताना है, यहाँ पे चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही है। गंगा वाटर रैली फेस्टिवल, काम्पिल फेस्टिवल और मगहर उत्सव या मगहर फेस्टिवल, बुद्ध उत्सव। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो काम्पिल उत्सव जो है ये फरुखाबाद में लगता है, काम्पिल उत्सव जैन मंदिरों में बेसिकली, तो ये सही है। बाकी गंगा वाटर वैली जो है ये प्रयागराज में लगा था, प्रयागराज में। और मगहर उत्सव की बात करें, संत कबीर नगर में लगा है, मगहर उत्सव संत कबीर नगर। और बुद्ध महोत्सव जो है ये सारनाथ वाराणसी में लगा था, ठीक है। इसके बाद ये मिनरल्स हैं, कौन से मिनरल्स, प्लेस ऑफ अकरेंस, कौन सा मिनरल्स कहाँ पे मिलता है ये आपको बताना होगा। सही मैच कह रहा है, जैसे यूरेनियम चित्रकूट में, संगमरमर यानी मार्बल ललितपुर में, और चाइना क्ले वगैरह जो है ये सोनभद्र, फ्लेट्सपर झांसी, सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर, बॉक्साइट मिर्ज़ापुर सोनभद्र। तो कौन सा इसमें से सही मैच कर रहा है? देखिए यहाँ पे चाइना क्ले सोनभद्र में मिल जाएगा, फ्लेट्सपर झांसी में, सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर में। 3 4 5 यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यूरेनियम बहुत फेमस है, चित्रकूट नहीं ललितपुर में मिलता है, ललितपुर। मार्बल ललितपुर में नहीं मिलेगा, मार्बल आपको कहाँ मिल जाएगा? यही मिर्ज़ापुर सोनभद्र वगैरह में मिलेगा, मिर्ज़ापुर सोनभद्र वगैरह में, ठीक है। और बॉक्साइट की बात करें अगर, तो बॉक्साइट कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में मिलता है, चित्रकूट में, ठीक है, बॉक्साइट चित्रकूट में। तो ये हो जाएगा। अगला है सौज लेक, अलवर लेक, सागरताल और बल्हापारा लेक, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है ये आपको मिलान करना है। तो देख लो भैया, सौज झील ये कहाँ पे? मणिपुर में, सॉरी मैनपुरी में है, मैनपुरी। अलवरा लेक की बात करें कौसाम्बी हो जाएगा, सागरताल लेक बदायूं हो जाएगा, बल्हापारा लेक कानपुर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में है, कौन सा कथन सही होगा ये आपको बताना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लखीमपुर खीरी, और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहराइच, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिर्ज़ापुर। एक तो ये याद रखो ये है कहाँ पे, और इनका समय क्रोनोलॉजी में लगाना कब बनी थी। तो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972 में बनी थी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, आपको ध्यान आ रहा होगा उसी से संबंधित। कतरनिया घाट की बात करें वन्य जीव विहार, ये 1975 में बनी थी। हरानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1977 में बनी थी। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1982 में बनी थी, यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में आपको बताना उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे। धान का कटोरा चंदौली, मिनी खजुराहो गणेश बाग चित्रकूट, बुंदेली कश्मीर चरखारी कस्बा महोबा, हींग नगरी और गुलाल नगरी हस्तिनापुर मेरठ, जैनी लोगों को काशी सारनाथ वाराणसी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? बहुत आसान है, कोई ज़्यादा इसमें लोड वाली बात नहीं है। 1 2 3 देखिए सही हो जाएगा। बाउल ऑफ राइस चंदौली कहते हैं, मिनी खजुराहो आपका जो है गणेश बाग है चित्रकूट में, और बुंदेली कश्मीर जो है ये महोबा में हो गया। और इसके बाद हींग नगरी की बात करें अगर, तो हींग नगरी किसको कहा जाता है? ये बहुत ही फेमस है, हाथरस, हाथरस, ठीक है। जैन लोगों की काशी की बात करें तो हस्तिनापुर मेरठ को कहते हैं, जैन लोगों की काशी हस्तिनापुर मेरठ। चलो आगे देख लेते हैं, मिलान करना है इसमें आपको प्राचीन नाम और वर्तमान नाम, है ना, प्राचीन नाम और वर्तमान नाम के बारे में। जैसे कपिल वस्तु, रामनगर, गोरखपुर, सोरो,
इनका पुराना नाम क्या था। तो ऐचिन जो है, ऐचिन जो था ये रामनगर का वर्तमान नाम है, पहले ऐचिन था। और शूकर क्षेत्र जो है ये सोरो को कहते थे पहले, शूकर क्षेत्र। रामग्राम की बात करें गोरखपुर को कहते हैं, और पिपरवा जो है कपिल वस्तु हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितना? ऑप्शन सी। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही विकल्प, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में कौन सा विकल्प सही होगा ये बताना है आपको। जैसे कासगंज जरी सरोजी, अमेठी मूंज उत्पाद, बागपत होम फर्निशिंग, गाजीपुर डेकोरेटिव प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा 8वें नंबर पे? 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गाजीपुर है ये जूट वाली हैंगिंग वगैरह जो है उसके लिए चलती है ना, जूट हैंगिंग, जूट वॉल हैंगिंग, जूट वॉल हैंगिंग। तो 1 2 3 सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कासगंज जरी सरोजी, अमेठी मूंज प्रोडक्ट, बागपत होम फर्निशिंग। कौन सा खेल एक जिला एक खेल योजना यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के तहत पूछ रहा है, कम्स अंडर स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। कौन एक जिला एक उत्तर प्रदेश का जो खेल है रायबरेली जिले के अंतर्गत आता है। तो रायबरेली का कौन सा खेल है इनमें से? तो हॉकी हो जाएगा रायबरेली में। कौन हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा रायबरेली में, याद रखना है इसको। तो 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा है। गलत बताना है यहाँ पे 10वें में आपको कौन सा गलत होगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को आई। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2011 में आई 6 जिलों में। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल 1937 में बनी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो बहुत आसान, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की बात करें जो कि 6 जिलों में लाई गई थी, ये आई थी 2008 में। कब आई थी? 2008 में आई थी। बाकी ये सही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, पूछी भी जा सकती हैं। अब ये देश है और राजधानियाँ मिलान करना है, मैचिंग करना होगा यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखना भैया। कंबोडिया, माली, अजरबैजान, इरिट्रिया। तो कंबोडिया की राजधानी क्या है भैया? कंबोडिया की राजधानी नोम फे हो जाएगी, नोम फे। माली की राजधानी बमाको है, बमाको। अजरबैजान बाकू, इरिट्रिया अस्मारा। ठीक, तो यानी 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 12 नंबर। अब पैरेलल लाइन बताना, 49 पैरेलल लाइन, 38 और दूसरा है ऑर्डर नीस रेखा यानी ऑर्डर नीस लाइन, और 141 पश्चिमी देशांतर रेखा। कौन किसके बीच में बॉर्डर बना रहा है सही बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। जैसे कह रहा है 49 पैरेलल लाइन ये बॉर्डर बनाता है यूएसए और कनाडा के बीच में, यानी ये जो यूएसए है और ये कनाडा, इनके बीच में जो बाउंड्री है 49 पैरेलल लाइन। 38 पैरेलल लाइन बॉर्डर बनाता है नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में। ऑर्डर नीस बनाता है जर्मनी और पोलैंड के मध्य, किसके बीच में? ऑर्डर नदी भी मैंने आपको बताई थी, जर्मनी और पोलैंड के बीच में ऑर्डर नदी भी है ना। ऑर्डर बॉर्डर ध्यान आ रहा है, इससे पहले यूरोप की नदी में। और 141 वेस्ट लॉन्जिट्यूड बॉर्डर बनाता है बिटवीन अलास्का एंड कनाडा, अलास्का और कनाडा के बीच में। तो यहाँ पे बेहद चारों स्टेटमेंट सही है और बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसी तरह के टेस्ट की प्रैक्टिस आपको SCN में मिलेगी। तभी भी अब बता रहे हैं, अगर आप पीसीएस दे रहे हो UP PCS 2025, उसकी भी शानदार 55 टेस्ट हम आपको देंगे। उस टेस्ट से ही आप कट ऑफ के एकदम करीब पहुंच जाएंगे। इतने शानदार सवालों की प्रैक्टिस उसमें कराई जाती है। सारे फैक्ट्स को हम इंक्लूड करते हैं और पीसीएस के एग्जाम में आपको फैक्ट्स चाहिए, बिना फैक्ट्स के पेपर आप निकाल नहीं पाएंगे, ये फैक्ट बात है। दूसरा, बिहार पीसीएस के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, 60 टेस्ट सीरीज तक उसमें आपको मिल जाएंगी मानिए, है ना। तो BPSC जो बच्चे दे रहे हैं 13 सितंबर को, PET वालों के लिए भी व्यवस्था पूरी कर दी है। 6 से 7 सितंबर को जो पेपर है पूरे कंप्लीट शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आपको, एक्सक्लूसिव वीडियोज़ प्लस 25 टेस्ट, है ना। तो ये सभी का आप मज़ा ले सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, इन नंबरों पे कांटेक्ट करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। गलत का बताना है ऑप्शन, इसमें से गलत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हल्फाया पास कह रहा है, ये कनेक्ट करता है इजिप्ट और लीबिया को। हल्फाया दर्रा किसको कनेक्ट करता है? मिस्र और लीबिया। अफगानिस्तान में जो वागजीर दर्रा है, वागजीर पास है, अफगानिस्तान को चीन से जोड़ने वाला दर्रा है। पोलैंड और स्लोवाकिया, क्या पोलैंड और स्लोवाकिया में एक संयुक्त रूप से अवस्थित है डुकला दर्रा, जो स्लोवेकिया और यूक्रेन को एक दूसरे से जोड़ता है। यानी डुकला पास लोकेटेड जॉइंटली इन पोलैंड एंड स्लोवाकिया, दोनों पे आता है, कनेक्ट करता है स्लोवाकिया को यूक्रेन से। और अंतिम कह रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान में संयुक्त रूप से अवस्थित है डोरा दर्रा, अफगानिस्तान के बदखानशा को भूटान के चित्राल से जोड़ता है। डोरा पास लोकेटेड जॉइंटली इन पाकिस्तान अफगानिस्तान, कनेक्ट बदखांश इन अफगानिस्तान टू चित्रैल इन भूटान। बताओ भैया कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, मतलब गलत बताना है। तो बहुत ही आसान हो गया कि आपको अगर थोड़ी भी ज्योग्राफी भैया दिमाग में है कि इधर अफगानिस्तान इधर भूटान का क्या है, मतलब क्या है, कुछ नहीं, ख़त्म।
ये वाला सवाल गलत हो गया, ये वाला सवाल गलत हो गया भाई। ये चित्राल पाकिस्तान को कनेक्ट करेगा अफगानिस्तान के। चलो 14 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। 14 नंबर में आपको करेक्ट बताना होगा यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। तकला मकान बोत्सवाना, मतलब डेजर्ट है ये। सोनोरन डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका, काराकुम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान, कालाहारी डेजर्ट सिकियांग चाइना। तो यहाँ पे 2 और 3 सही हो जाएंगे। सोनोरन नॉर्थ अमेरिका में है, काराकुम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान में है। कालाहारी डेजर्ट आपको मैं बता चुका हूँ, कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे, बोत्सवाना में आ जाएगा आपका। और टकला मकान डेजर्ट की बात करें अगर, तो ये आपको कहाँ दिखेगा, टकला मकान शिंकियांग चीन में दिखेगा, ठीक है। और काराकुम डेजर्ट जो है तुर्कमेनिस्तान, ये तो ठीक है ही है। क्वेश्चन 15 में सिटी और कंट्रीज और ये रिवर है, कौन सा देश वगैरह और नदियों को मिलान करना है आपको। जैसे पर्थ ऑस्ट्रेलिया, खार्तूम सूडान, कायरो और रंगून म्यांमार, कीव यूक्रेन। मतलब ये शहरों की राजधानियां हैं देशों की, कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है ये बताना है आपको। तो देखो ऑस्ट्रेलिया की जो पर्थ है स्वान नदी के किनारे, किसकी नदी के किनारे, स्वान नदी के किनारे। और खार्तूम सूडान की बात करें, नाइल नदी के किनारे। इजिप्ट भी भाई वहीं है, कायरो इजिप्ट की राजधानी। रंगून म्यांमार, ये आपका इरावदी नदी के किनारे है। यूक्रेन का जो कीव है ये नाइपर नदी के किनारे है। तो देख लो कितना खूबसूरत सवाल है, एकदम मज़ा आ गई, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है पासेस के बारे में, पीर पंजाल पास, नाथुला पास, एमिसला पास, देवसा पास, इनके बारे में पढ़ो भैया कौन सा सही है। पीर पंजाल पास कह रहा है श्रीनगर में, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पीर पंजाल वर्तमाला में है। सिक्किम में नाथुला दर्रा भारत और चीन सीमा पर है। एमसीला पास भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और चीन के तिब्बत में स्थित है। हिमाचल कुल्लू और स्पीति के जिलों में है, ठीक है। तो कौन सा सही है यहाँ, देवसा पास, माफ़ कीजिएगा, ये हिमाचल में है कह रहा है, लोकेटेड बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा सही है, चारों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे, कोई गलत नहीं होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, सही विकल्प का चयन करना है। अनाईमुडी कह रहा है, अनाईमुडी केरल में पश्चिमी घाट तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अनाईमुडी कह रहा है केरल में और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, नंबर 1। दूसरा, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी राजस्थान में माउंट आबू के समीप अवस्थित है। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज इज लोकेटेड नियर माउंट आबू। पूर्वी घाटियों को शाद्री हिल्स के नाम से जानते हैं, ईस्टर्न घाट्स आर नोन एज शाद्री हिल्स। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा सही है, ईस्टर्न घाट नहीं वेस्टर्न घाट को सह्याद्री हिल्स कहते हैं, ठीक है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 18, इसमें भी आपको सही बताना है कौन सा होगा। विंध्य पर्वत श्रृंखला दक्षिणी पठार को उत्तरी भारत से भौगोलिक रूप से अलग करती है, यानी विंध्य माउंटेन रेंज जो है डिवाइड करती है सदर्न प्लेट्यू को नॉर्थ इंडिया से। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, या K2 जो है पीओके में है। दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो रायजाना हिल जो है उन पे स्थित है, रायजाना पहाड़ियों पे, जो अरावली का ही भाग है। भाई पहले क्या है ना, गुजरात से लेके दिल्ली तक ही तो आती रही है पूरी अरावली, धीरे धीरे मिलियन ऑफ ईयर्स में बनी, तो रेसिड्यूअल माउंटेन है ये भाई, हवा पानी इन सब से कटते कटते छोटे हो गए। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 में आपको बताना सही कौन सा है। अरावली के बारे में पूछ रहा है, अरावली माउंटेन जो है कहाँ कहाँ पे है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। विंध्य पर्वत कह रहा है गुजरात, MP, उत्तर प्रदेश में है। पीर पंजाल हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तीसरा सही है, पीर पंजाल सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल उत्तराखंड में नहीं है, उधर तो फिर धौलाधार, नागा टिब्बा, मसूरी रेंज ये सब है। पीर पंजाल सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में आ जाएंगी, ठीक है, या थोड़ी बहुत हिमाचल प्रदेश भी कह सकते हो, पर उत्तराखंड में तो कतई नहीं आएंगी, ठीक है। तो हिमाचल सम पार्ट्स और मेनली जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। 20 में बताना है आपको सही कौन सा है। गोमती नदी तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिम घाट। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियाँ। सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राकास्थल। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे 2, 3, 4 सही हो जाएगा, है ना। गोमती नदी कहाँ से निकलती, फूलार लेक से निकलती भाई गोमती नदी, है ना, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट फूलार लेक। तो ये गलत है यहाँ पे। चलो तो 2, 3, 4 सही है। 21 नंबर पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है। पांगी घाटी को पंगवाल, लाहुल और भोतिया जनजातियों के मुख्य आवास क्षेत्र के रूप में जानते हैं, यानी पांगी वैली नोन एज द मेन हैबिटाट ऑफ पंगवाल, लाहुल एंड भोतिया ट्राइब। कुल्लू वैली इज नोन एज छोटा यूनान इन हिमाचल प्रदेश। और मलना वैली इज सिचुएटेड बिटवीन द धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंज। इट इज ऑल्सो नेम वैली ऑफ गॉड। गलवान नदी द्वारा निर्मित गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप स्थित है, यानी गलवान वैली फॉर्म्ड बाय गलवान रिवर लोकेटेड नियर द एक्चुअल
कंट्रोल ऑफ लाइन यानी LHC जो है। कौन सा सही होगा यहाँ पे? पहला और चौथा देखिए यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। कारण क्या है? देखिए मलानी घाटी जो है, कौन सा? मलानी घाटी, इसको हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान कहते हैं, तो ये उधर होना चाहिए। और वही कुल्लू घाटी ये धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य है, तो कुल्लू वैली जो है धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य है, तो ये होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। 22 में सही बताना है आपको कौन सा है। कोडाई कनाल तमिलनाडु, और डलहौजी हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग लघु हिमालय महाभारत श्रृंखला जो है पश्चिम बंगाल, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ये सब हिल स्टेशन हैं माउंटेन रेंज वाले, तो चारों बिल्कुल मैच कर रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएंगे चारों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। 23 क्या कह रहा है? अंबुबाची मेला असम, पनेश्वर मेला महाराष्ट्र, चंद्रभागा मेला राजस्थान, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो सही है, देखिए यहाँ पे अगर देखें तो 134 सही हो जाएगा। क्यों 134 सही है? क्योंकि बनेश्वर मेला जो है ना ये राजस्थान में वो लगता है बहुत फेमस। बनेश्वर मेला जो है ये राजस्थान का, बाकी अंबुबाची असम का, चंद्रभागा राजस्थान का है, गंगा सागर मेला भी पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। 24 क्या कह रहा है? ये डैम से रिलेटेड है। टेहरी डैम कह रहा है अलकनंदा नदी पे उत्तराखंड, तुलबुल प्रोजेक्ट झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पे है राजस्थान, और कलिंगपोंग जो है तीस्ता नदी पे है असम। तो कौन सा सही है? बेहद आसान है, अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो हो सकता है 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि टेहरी डैम उत्तराखंड में तो है ठीक है, पर भागीरथी नदी पे है। टेहरी डैम किस पे है? भागीरथी नदी पे है। और वहीं कलिंगपोंग की बात करें अगर, तो कलिंगपोंग आपको दिखेगा तीस्ता नदी पे है ठीक है, पर वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, ना कि असम में है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड सवाल है। देवी घाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कहलगांव, बकेश्वर और दभोल। मैच करो भैया कौन से स्टेट्स में है, इसको आपको बढ़िया से मिलाना है। तो देखो अगर बात करें कहलगांव जल विद्युत परियोजना की, बिल्कुल सही है क्या ये? तो ये सही हो जाएगा, बिहार में आ जाएगा ये। बकेश्वर जल विद्युत परियोजना ये भी सही है, पश्चिम बंगाल में आ जाएगा। 2 और 3 पहले तो सही है, ये कर लो कि बकेश्वर पश्चिम बंगाल, कहलगांव बिहार। देवी घाट जल विद्युत परियोजना जो है ये नेपाल और बिहार में आती है, देवी घाट जल विद्युत परियोजना। और दभोल जो है ये महाराष्ट्र में है, दभोल महाराष्ट्र, देवी घाट नेपाल बिहार। अब ये परमाणु ऊर्जा प्लांट है यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, और उनके स्टेट हैं, सही मैच कर रहा है कि नहीं ये आपको देखना होगा। जैसे तारापुर महाराष्ट्र, रवतभाटा राजस्थान, कुंडनकुलम केरल, जातिपुर उड़ीसा, जैतपुर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 सही हो जाएगा। तारापुर महाराष्ट्र में है, रवतभाटा राजस्थान हो जाएगा, कुंडनकुलम ये तमिलनाडु में होना चाहिए, केरल में नहीं। और जैतपुर की बात करें अगर तो ये उड़ीसा में नहीं, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो 1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या कह रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्थानांतरित कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र हैं, ये आपको मिलाना है इसमें। जैसे कुरुवा, पमालू, बत्रा, बोगमा, ये मिलाना है। तो कुरुवा जो है ये कहाँ पे है? कुरुवा झारखंड में होती है स्थानांतरित खेती, कहाँ? झारखंड में। पमालू की बात करें मणिपुर में होती है, पमालू कहाँ? मणिपुर में। बत्रा जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी साउथ ईस्टर्न राजस्थान हो गया। और बोगमा मेघालय हो गया। बोगमा क्या हो गया? मेघालय, ठीक है, यानी 27 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या कह रहा है। मैथुन डैम बराकार नदी झारखंड, मेतूर डैम कावेरी नदी तेलंगाना, इंदिरा सागर नर्मदा नदी एमपी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी तमिलनाडु। तो ये भी काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पे पहला और तीसरा सही है। मैथुन डैम झारखंड में, बरकार नदी, इंदिरा सागर भी ठीक है, एमपी, नर्मदा नदी। वहीं मैतूर डैम की अगर बात करें हम लोग, ये तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पे, तमिलनाडु में, ना कि तेलंगाना में। और नागार्जुन सागर डैम है कृष्णा नदी पे, ठीक है, पर तेलंगाना में है, ना कि तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 29 में देख लेते हैं। सही का विकल्प आपको बताना है, कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ। हेब्बे वाटरफॉल कर्नाटक, भद्रा नदी, धुआंधार वाटरफॉल एमपी, नर्मदा नदी, दूध सागर गोवा, सुबर्णरेखा नदी, हुंड्रू फॉल झारखंड, मांडवी नदी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे देखिए हेब्बे वाटरफॉल कर्नाटक में है, ठीक है, भद्रा नदी पे है। धुआंधार भी एमपी में है, नर्मदा नदी, ठीक है। दूध सागर गोवा में तो है, पर नदी मांडवी है, ना कि सुवर्णरेखा नदी है ना। जो दूध सागर है वो कहाँ पे? मांडवी नदी में है। बाकी हुंड्रू जो है झारखंड में है जलप्रपात, ठीक है, पर ये सुवर्णरेखा नदी पे है। तो इसलिए ये दोनों गलत थे, पहला दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इसमें आपको सही का विकल्प बताना, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही होगा। यहाँ पे कह रहा है
हकाकबो राजी भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है, भूटान हाईएस्ट माउंटेन हकाकबो राजी। छाबार बंदरगाह दक्षिण पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी के पास सिस्तान और बलूचिस्तान के प्रांत में है। लाल सागर 6 देश यमन, सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती से घिरा है। और गंगखर जो है, गंगखर पुननसम म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है, गंगखर पुननसम। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बहुत ही आसान, दूसरा और तीसरा सही है यहाँ पे। क्यों भाई? भूटान का सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें अगर, तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये है आपका ये गंगखर प्यूनसम, गंगखर प्यूनसम ये भूटान का है। और हकाकबो राजी की बात करें, ये म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है ना। तो ये इंटरचेंजमेंट है, याद रखना, बाकी ये सही है। अगले में कह रहा है सही बताना है आपको कौन सा है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसके बारे में है, यानी शून्य बजट प्राकृतिक खेती किसी भी रासायनिक खाद कीटनाशक, मतलब कहने का किसी भी फर्टिलाइजर के यूज़ किए बिना बनाई जाती है। ठीक, पहली बात। सुभाष पालेकर जो थे, इनको शून्य बजट प्राकृतिक खेती नामक कृषि पद्धति के लिए 2016 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। और ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, इसकी शुरुआत सुभाष पालेकर ने तमिलनाडु से की थी पहली बार। और जीरो बजट की खेती ऋणों पर निर्भरता को खत्म करने और उत्पादक लागत में भारी कटौती करने का वादा करती है, जिसे हताश किसानों के लिए ऋण चक्र समाप्त होता है। बिल्कुल सही भाई, जीरो बजट कोई खर्चा ही नहीं है, नेचुरल फार्मिंग है, क्योंकि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ये सब का यूज़ नहीं होगा, तो कर्जे से बचोगे। ये 3 स्टेटमेंट सही है। चौथी गलत है, क्योंकि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत सुभाष पालेकर ने तो की, और तमिलनाडु से ना के करके ये कर्नाटक से करी इन्होंने। ठीक है, कहाँ से इसकी शुरुआत करी थी इन्होंने? कर्नाटक से। तो ये याद रखना, ये कर्नाटक कर लेना, यहाँ 1 2 4 सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? कह रहा है सेकंड समिट जो है शार्क की, जो बेंगलोर में हुई है ना, द सेकंड समिट ऑफ शार्क वॉज हेल्ड इन बेंगलोर इंडिया इन 1986। इट वॉज फर्स्ट शार्क समिट इन इंडिया। यानी जो भारत की पहली शार्क समिट थी 1986 में हुई, ओवरऑल दूसरी थी, बेंगलोर में हुई थी। और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जो इंडिया का एक्ट है, यानी भारतीय निर्यात बैंक अधिनियम है, सितंबर 1981 में पारित किया गया था, और मार्च 1982 में इसने अपना काम शुरू करा। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की बात करें, यानी मुद्रा के अवमूल्यन की, तो इसका मतलब होता है देश में निर्यात बढ़ता है, इससे आयात घटता है। इंग्लिश में कहें तो अगर डिवैल्यूएट हो रही करेंसी तो इंक्रीज होगा एक्सपोर्ट, डिक्रीज होगा इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब हम जितना ज़्यादा सामान है वो बेच पाएंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, इसलिए हमारी कंट्री क्या होगी? मूल्यों का अवमूल्यन, डिवैल्यूएट होगी। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर, तो तीनों बिल्कुल सही हैं और शानदार स्टेटमेंट है, बहुत ज़रूरी। ये इकोनॉमी के लिए थर्ड वाली तो बहुत ज़रूरी है ना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, सही बताना है कौन सा है। करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में, चालू खाता घाटा, चालू लेखा घाटा, इसका अर्थ क्या है? देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा। इंग्लिश में कहें तो डेफिसिट मतलब तो घाटा ही होता है। इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री आर मोर देन इट्स टोटल एक्सपोर्ट, यानी हम क्या कर रहे हैं? बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगा रहे हैं, भेज कम रहे हैं, तो यानी क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट है। एक देश जो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, यानी डिवैल्यूएशन करता है, वह अपने कम महंगे निर्यात की अधिक मांग के कारण अपना घाटा कम कर सकता है, यानी रिड्यूस करा अगर डेफिसिट तो ग्रेटर डिमांड फॉर इट्स लेस एक्सपेंसिव एक्सपोर्ट। किसी मुद्रा के लिए अवमूल्यन का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार की जाने वाली प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मुद्रा के मूल्य में कमी है, यानी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी कंपेयर टू मेजर करेंसी ट्रेडेड इंटरनेशनली। आसान शब्दों में कहें तो आपका रुपये डॉलर की तुलना में कितना गिरता जा रहा है, उसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? चारों स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाएंगे। चलिए अगला 34 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 34 नंबर IMF के बारे में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो कार्य है प्रमुख, वो सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना है ना। और PV नरसिम्हा राव के शासनकाल में भारत में उदारीकरण का प्रथम चरण हुआ था, LPG रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट ये रिलीज करता है पीरियोडिकली वर्ल्ड बैंक, यानी विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट कौन? विश्व बैंक जारी करता है। कौन सा सही होगा यहाँ पे? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 में भी सही का पहचान करनी है। कह रहे 2011 की जो जनगणना थी उसका जो थीम थी वो थी आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, आवर सेंसेस आवर फ्यूचर। इको मार्क कह रहा है उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, इको फ्रेंडली हो। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। डेवलपमेंट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या
यूपी, महाराष्ट्र, बिहार यहाँ रहती है। कौन सा बताइए सही है? यहाँ पे आपके सामने ये रहा प्रश्न, तो आप भी कहोगे लॉक कर दो ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कह रहा है गलत कौन सा अगले में, है ना, इसमें आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। एक सेकेंड, भारत में अंग्रेजों के समय जो पहली जनगणना लॉर्ड मायो के टाइम पे हुई, और मॉल्थूशियन जो सिद्धांत था, मॉल्थूशियन थ्योरी जो है, वो ये बताती है कि जनसंख्या जो है ज्यामितीय तरीके से बढ़ती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण, इसकी प्रक्रिया का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। ट्रस्टशिप शब्द कह रहा है एडम स्मिथ ने दिया था, तो यही गलत है। ट्रस्टशिप शब्द महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है, महात्मा गांधी जी ने दिया था ट्रस्टशिप शब्द को। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको बताना है क्रोनोलॉजी में इन स्टेट स्कीम्स को, नेशनल जननी सुरक्षा योजना, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम। तो राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना की बात करें तो 2005 में आई है ये। इंदिरा आवास योजना बहुत पुरानी है, 1985 की है। जवाहर रोजगार योजना भी काफ़ी पहले की है, 1989। और केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की बात करें तो 1986 में आई है। तो 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें आपको सही का चुनाव करना होगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में हुई भाई। और 1960 में गठित तीसरे वित्त आयोग के सदस्यों में से एक मुकुट बिहारी माथुर, इन्होंने योजना आयोग और वित्त आयोग के विलय का सुझाव दिया था कि दोनों को मर्ज कर दो, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन को। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड 6 अगस्त 1952 बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट अंडर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद कह रहा 1952 में बना था। कौन सा सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलिए 39 पे देख लेते हैं, गलत कब चुनाव करना है, यहाँ पे कौन सा गलत है। कह रहा है मैटरनिटी जो बेनिफिट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 विच केम इनटू इफेक्ट 1 अप्रैल 2017 इंक्रीज द पेड मैटरनिटी लीव टू 12 वीक टू 26 वीक। आसान शब्दों में कहें तो कह रहे हैं ये जो एक्ट है, इसने जो माँ होती है ना, मातृत्व अवकाश को बढ़ा के 12 सप्ताह से 26 सप्ताह कर दिया, जो माँ बच्चे होते हैं जिनके। और भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में जून 1991 में पहली बार भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर समस्या के रूप में उपस्थित हुई। और भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति यानी हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त पर आधारित है, और हेडलाइन मुद्रास्फीति एक अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति है। यानी हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं होगा, तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। कह रहा है कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से हमें जो है प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा तीनों के साक्ष्य मिलते हैं। यानी प्री हड़प्पा, हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा तीनों ही के। कहाँ से? रंगपुर से। है कहाँ? रंगपुर गुजरात। राखीगढ़ी की बात कर रहा है हरियाणा के हिसार में, घग्गर नदी के किनारे है। कौन सा सही होगा? तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें आपको सही का चुनाव करना है। कौन सा सही है? हिस्ट्री का सवाल है। कह रहा मौर्य काल में संस्था और संचरा नामक 2 गुप्तचर संस्थाएं अस्तित्व में थी, है ना, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां थी, संस्था और संचरा। नटराज नृत्य के जो भगवान की मूर्ति है उसमें नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले भगवान शिव को दिखाया गया है। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे, कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा मोहनजोदाड़ो में जो कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें प्राप्त हुई हैं, वो मोहनजोदाड़ो के विशालागार स्नानों की खोज 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी राखलदास बनर्जी ने की थी। यानी आसान शब्दों में कहें तो मोहनजोदाड़ो जो है वहाँ से हमें क्या मिला है? ग्रेट बाथ और हमड बुल्स की जो शील है वो किसने खोजी? राखलदास बनर्जी ने। पहली बात, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सिंधु नदी थी, इसे नदीतमा कहा जाता था। और राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख सबसे पहले यजुर्वेद में है। राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का मेंशन किसमें? यजुर्वेद में। तो यहाँ पे देखिए जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो इंदस नहीं, सरस्वती को मानी गई है। किसको मानी गई है? सरस्वती को मानी गई है, जिसको नदीतमा कहते थे, बाकी सिंधु, ठीक है। तो पहला तीसरा सही हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। 43 में आपको सही का चुनाव करना है, कौन सा सही होगा। बौद्ध ग्रंथों में यह उल्लेख किया गया है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, पहली बात। दूसरा,
सर्वप्रथम भगवत गीता में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, भगवत गीता में कह रहे हैं। और अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। डिस्कशन ऑफ अवतारवाद फर्स्ट मेंशन इन शतपथा ब्राह्मण, रीबर्थ थ्योरी जो है ये भगवत गीता में। तो यहाँ पे पहले ये ऑप्शन सही है सिर्फ, क्योंकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट बताते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे, 84,000। और बात करें रीबर्थ की, तो रीबर्थ का जो मेंशन है सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में करा गया है, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में। और अवतारवाद की चर्चा जो है किसकी, अवतारवाद की, ये भगवत गीता में है अवतारवाद की। ठीक है भाई, कृष्ण जी कहते हैं ना, जब जब धरती पर धन बढ़ेगा मैं ही अवतार लूंगा, भाई समझ लो। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा कौन सा सही है। कह रहा है बोरोबुदूर जो विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, इसकी मूर्ति और मूर्ति कला भारत जावा कला का शानदार उदाहरण है। यानी बोरोबुदूर जो है एक एग्जाम्पल है इंडो जावा आर्ट का। और ग्रेट जैन स्कॉलर जो थे वो कौन, स्कंदगुप्त, वो हेमचंद्र की कोर्ट में थे। यानी महान जैन विद्वान स्कंदगुप्त कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। और अपनी ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंदा के कहने पर ही महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही हो जाएगा, बताइए। तो याद रखिएगा पहला तीसरा सही है, दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि महान जैन विद्वान स्कंदगुप्त नहीं, कौन, हेमचंद्र जो थे, हेमचंद्र। महान जैन जो विद्वान थे हेमचंद्र, वो कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। ठीक है, ये इस थोड़ा सा स्टेटमेंट देख लेना। महान जैन विद्वान स्कंदगुप्त नहीं, कौन, हेमचंद्र, कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे, ये सही होना चाहिए था। तो हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था, इसको देख लीजिएगा, पहला और तीसरा यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है वाणभट्ट की हर्षचरित में मौर्यकालीन शासक बृहद्रथ का उल्लेख किया गया है। और जो 16 महाजनपद हैं वो संस्कृत ग्रंथ है महावस्तु, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और चीनी यात्री मतवाली ने चालुक्यों के शासनकाल में यूरोप और भारत के संबंधों का विवरण दिया है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा सही हो जाएगा, है ना, करेक्ट पूछ रहा था। तीसरे में गलत आसानी से पहचान सकते हो, यूरोप और भारत के नहीं, चाइना और भारत के रिश्तों के बारे में मतवाली ने बताया था। इसके बाद 46 नंबर में सही बताना होगा आपको कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन 46 में कह रहा 11वीं सदी में अलबरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। फिरोज शाह तुगलक के समय एकमात्र मंगोल आक्रमण जो था वो तर्मशीरीन ने 1327-28 में भारत में किया था। और बहमानी शासक जो है सुल्तान फिरोज शाह के काल में 14वीं शताब्दी ईस्वी में गुलबर्गा की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे पहला और तीसरा सही हो जाएगा आपका, है ना, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक नहीं होना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो था एकमात्र मंगोल आक्रमण तर्मशीरीन इसने भारत पे करा था, किसके, मोहम्मद बिन तुगलक होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 47 इसमें आपको गलत बताना होगा, यहाँ पे कौन सा गलत होगा। कह रहा है बर्नी ने तारीख फिरोज शाही में सुल्तान फिरोज शाह का जो है वर्णन किया है, जब वह गद्दी में बैठा तो हिंदुओं और मुसलमानों के दिलों में, मतलब उनके दिलों को राहत मिली थी। किसके बैठने पे, बरानी ने डिस्क्राइब करा सुल्तान फिरोज शाह के बैठने पे। इल्तुतमिश को अपने पवित्र निजी जीवन के कारण सूफियों की सद्भावना प्राप्त थी, जिसका उसने भरपूर लाभ भी उठाया। और सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने मंदिरों को नष्ट करके मस्जिद बनवाने और मुस्लिम शिक्षा प्रदान करने की प्रथा आरंभ करी थी मोहम्मद गौरी ने। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं होगा, यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 48 यहाँ पे आपको सही बताना होगा कौन सा सही होगा। कह रहा दिल्ली सल्तनत का शासक औरंगजेब ने इमादुल मुल्क को रावते अर्ज की उपाधि दी थी। किसको, इमादुल मुल्क को रावते अर्ज की उपाधि। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने आमीर सदा पद की नियुक्ति की, आमीर सदा। उदगीर की लड़ाई 1760 में सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाले मराठा संघ और हैदराबाद राज्य के बीच लड़ी गई थी। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे, पहला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो शासक है वो औरंगजेब ने इल्तुतमिश था, जिसने जो इमादुल मुल्क को रावते उपाधि दी थी। कौन, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, याद रखिएगा। चलो एक दोस्तों एक चीज़ और नोट कर लो, अगर नई रिवीजन करें एक बार, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स जो है ना, इनके सारे रूलर्स जो हैं सारे, चाहे स्लेव खिलजी तुगलक सैयद लोदी, है ना, जितने भी रूलर्स हैं इनकी क्रोनोलॉजी को एक बार लर्न कर लो, समय को। मुगल्स में भी मुगल्स और लेटर मुगल्स जितने थे, है ना, मुगल काल के और उनके बाद के जो है वो सारे के टाइम पीरियड देख लो। और उनके शासन में जो थे ना, क्या अमीर कोही हो, दीवान रियासत हो, ये सब एक बार इनके नाम देख लेना, है ना, ये आ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 49 में देख लो, देखो वही मिल गया, एक दीवाने मुस्तखरा, दीवाने कोही, दीवाने बंदगन, कौन सा सही मैच कर रहा है ये आपको बताना है यहाँ पे। जैसे दीवाने जो मुस्तखरा है ये वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना करी। दीवाने कोही कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने बंदगन दास विभाग, फिरोज शाह तुगलक। कौन सा सही है? तीनों यहाँ पे सही है और इम्पॉर्टेंट भी है ये। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है जो वायसराय लॉर्ड कर्जन है उसने बंगाल का विभाजन करा था 1905 में, और 1905 में ही बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन भी 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ। और कांग्रेस पार्टी जो है रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में सूरत अधिवेशन में 1907 में अलग हो गई थी, चरमपंथी नरमपंथी, यानी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए थे। और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल के दौरान 1913 में बंगाल विभाजन को रद्द की दिया गया था। कौन सा सही है यहाँ पे? तो 50 नंबर में ऑप्शन आपका 1, 2, 3 तो ठीक है, तीसरा वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1911 में पहली चीज़ पार्टीशन को जो है रद्द करा गया था, 1905 में हुआ, 1911 में रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के वायसरायशिप में। टाइम 1911, यानी 1, 2, 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें भी आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। जनरल विलियम हैविट, कौन? जनरल विलियम हैविट जो थे 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ के कमांडिंग ऑफिसर थे। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो युद्ध हुआ 1748 में समाप्त होने के बाद एक्सले चैपल की संधि हुई, जो ट्रीटी ऑफ एक्सले चैपल होती है। भाई कैनेटिक युद्ध चल रहा था ना फ्रांस इंग्लैंड के बीच में, 40-48, 49 से 54, 58 से 63, कई जगह आपको 1756 से 63 लिखा दिखेगा। नीनो डी कुना 1530 ईस्वी में पुर्तगाली राजधानी कोचीन से गोवा कर दी थी। तो यहाँ पे 2 और 3 देखिए सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि जनरल विलियम हैविट जो थे ये कमांडिंग ऑफिसर थे मेरठ में, ना कि लखनऊ में, मेरठ में थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 में सही बताना होगा आपको कौन सा है। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मेडा ने लाया था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था 1958, इसके द्वारा सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एक पोस्ट इस्टेब्लिश करी गई थी भारत सचिव के लिए। डेनमार्क ने भारतीय व्यापार हेतु 1620 में तंजौर में अपना केंद्र बनाया था, डेनमार्क ने। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे आपके, ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 53 देख लेते हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पोर्टो नोवो की जो लड़ाई है, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो 1781 में, वो हैदर अली और जो आयरी कूट है उसके बीच हुई थी। जनरल हिरेसी 1857 के विद्रोह के समय पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में 34 नेटिव इन्फेंट्री का कमांडर था, है ना, जहाँ पे मंगल पांडे था, उसका कमांडर उसको कह रहे हैं जनरल हैरसी। ठीक, तीसरा ब्रिटिश पत्रकार वेब मिलर ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में साथ रहकर विवरण दिया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पे पहला और दूसरा ये तो ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ब्रिटिश जर्नलिस्ट नहीं था, ब्रिटिश होता तो थोड़ी चलता इनके साथ, अमेरिकन जर्नलिस्ट था ये ना, अमेरिकन जर्नलिस्ट था वेब मिलर, ठीक है, अमेरिकन जर्नलिस्ट था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, इसमें आपको क्या बताना है, सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। 54 में सही बताना है। तो सबसे पहले कह रहा है राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 में हुई थी। और प्राच्य अध्ययन यानी ओरिएंटल स्टडीज़ जो है ब्रिटिश लॉयर सर विलियम जोन्स ही फाउंडेड द सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी कह रहे हैं ब्रिटिश वकील जो है विलियम जेम्स, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस के निवासी जॉनथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए की थी। संस्कृत कॉलेज की स्थापना जॉन डंकन ने, टू स्टडी हिंदू लॉ एंड फिलोसफी। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो 1, 2, 3 ठीक हो जाएंगे यहाँ पे आपके। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, मैचिंग करनी है क्वेश्चन नंबर 55 में आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अरुण वासुदेव और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी बुक थी कौन सी भाई? एट द फीट ऑफ गांधी, एट द फीट ऑफ गांधी। जवाहरलाल नेहरू की अ बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। अरुण वासुदेव की थी लिबर्टी एंड लाइसेंस इन इंडियन सिनेमा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अ नेशन इन मेकिंग। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 सही मैच है। इंपॉर्टेंट पुस्तकें हिस्ट्री की पूछी जा सकती हैं आपसे, तो ए हो जाएगा क्वेश्चन 55 में। क्वेश्चन 56 में बताना है, असर्शन रीजन का सवाल है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1883 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2 वर्ष की कारावास की सज़ा दी थी 1883 में। क्यों दी थी ये बताना है। न्यायालय की अवमानना के आरोप में उन्हें 2 वर्ष की कारावास की सज़ा हुई थी। न्यायालय की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से। तो ठीक है ये, और यही कारण भी उसका ए हो जाएगा आंसर। 57 में आपको बताना है, इनमें से 1884 में पुणे में स्थापित
डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक इनमें से कौन थे? मदन लाल डींगा, नारायण दामोदर सावरकर, विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर 57 का? कोई नहीं होगा इनमें से। क्यों? क्योंकि देखिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात करें, पहली चीज़ इसमें महादेव गोविंद रनाडे थे। महादेव गोविंद रनाडे हो गए, और गोपाल गणेश अगारकर थे, और एक और थे कोई, ये दो नाम याद रखो, महादेव गोविंद रनाडे, गोपाल गणेश अगारकर, इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। इसमें आपको सही का चुनाव करना है। क्वेश्चन 58 में कौन सा सही है? कलकत्ता मदरसे की स्थापना गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने 1783 में मुस्लिम कानून से संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए करी थी। भाई मदरसा, कलकत्ता मदरसा। पुर्तगालियों ने 1503 में आंध्र प्रदेश राज्य के कोची में फोर्ट विलियम नाम से पहला किला बनाया था। पहला किला फोर्ट विलियम से आंध्र प्रदेश में 1503 कोची। और उसके बाद कह रहा है धन निष्कासन सिद्धांत यानी ड्रेन वेल्थ थ्योरी जो है, ये दादा भाई नौरोजी ने 20वीं सेंचुरी में दी थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? कोई सही नहीं है, नन ऑफ दीज। कारण क्या है? क्योंकि कलकत्ता मदरसे की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग की 1781 में। कब की? 1781 में। और पुर्तगालियों ने जो 1503 में फैक्ट्री लगाई थी वो कोची आंध्र प्रदेश नहीं केरल में है ना, केरल के कोची में लगाई थी, ये याद रखना, और इमैनुअल नाम से। तीसरा जो है ड्रेन वेल थ्योरी जो है दी तो थी दादा भाई नौरोजी ने, पर ये 19वीं सेंचुरी में दी थी, ना कि 20वीं शताब्दी में। तो इसलिए कोई सही नहीं हुआ। क्वेश्चन 59 में आपको बताना है सही कौन सा होगा निम्नलिखित में से। 1781 के संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखा गया। यानी जो अमेंडमेंट आया 1781 में, जितने भी रेसिडेंट है कलकत्ता के वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आएंगे। 1688 में फ्रांसिस कैरोन ने सूरत में भारत में पहली फ्रांसीसी कारखाना बनाया। किसने? फ्रांसिस कैरोन ने। और चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति मिली 1813 के चार्टर में। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तीनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, 1 2 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको गलत पहचानना है, कौन सा इसमें से गलत होगा। कह रहे 1857 का विद्रोह जब हुआ तब लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में सैयद अहमद खान ने की। और भारत में 1850 से 1900 ईस्वी तक की अवधि को अनौद्योगिकीकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से जाना जाता है। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में लाहौर में भगत सिंह द्वारा करी गई। बहुत ही आसान है। देखिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो फेज़ है भारत में वो 1800 से चला है 1850 तक, है ना, 1800 से 1850 इसको बोलते हैं। तो ये गलत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 61, इसमें भी गलत पहचानना है आपको। तो राज्यसभा के कह रहे हैं अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यानी वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसाइड करता है राज्यसभा को, बट वो उसका मेंबर नहीं है, पहले स्टेटमेंट। और कह रहा है वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो हमने ब्रिटेन से ली है, वहाँ के मतलब उससे कॉन्सेप्ट से प्रेरित है। और आर्टिकल 66 क्लॉज 3 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब पात्र होने के लिए वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और राज्यों की परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो। और उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है यानी टेन्योर है वो 5 साल रहेगी। तो यहाँ पे गलत जो है बहुत ही आसान था, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया हुआ है, ना कि ब्रिटेन से। ठीक है, अगले में आपको सही का चुनाव करना कौन सा सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी है। 10 दिसंबर 2020 को 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया है। और भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में इस नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। और संयुक्त संसद अधिवेशन में कुल सीटिंग व्यवस्था जो है वो 1272 है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है भैया, क्योंकि चारों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। ठीक है, चारों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 63 देख लेते हैं, सही विकल्प कौन सा होगा इसमें से आपको पहचानना होगा कि दिल्ली जो है कह रहा है ऐसी यूटी जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और पंचायतों के चुनाव के लिए पंचायतों के लिए वित्तीय स्थिति जो है उसकी समीक्षा जो है हर 5 वर्ष में स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। और वहीं लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, यूजुअली 3 सेशंस होते हैं। तो कौन सा सही है? बहुत ही आसान है, 3 1 2 3 4 हो जाएगा भाई। विंटर सेशन होता है आपका, मॉनसून सेशन होता है, बजट सेशन होता है, चारों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाते हैं, सही पहचानना होगा। यहाँ पे कह रहा है कैग की बात कर रहा है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक
केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय खातों की भी समीक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। और क्या का आर्टिकल भी देख लो, आया है तो 148 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 120 क्लॉज ए के तहत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। स्पीकर कैन अलाउ अ मेंबर ऑफ हाउस टू स्पीक इन हिज मदर टंग एज पर क्लॉज आर्टिकल 120 क्लॉज 1। लोकसभा के पास धन विधेयक पेश करने और मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास पेश करने का जो है विशेष अधिकार यानी एक्सक्लूसिव पावर है। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही कर सकती है, राज्यसभा नहीं। क्या कि इंट्रोड्यूस करना मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही में इंट्रोड्यूस हो सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी, कोई यहाँ पे गलत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। यहाँ पे आपको गलत का चुनाव करना है। 65 में कौन सा गलत होगा? संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7 शेड्यूल है, इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा करों और कर्तव्यों को लगाने के संबंध में विभिन्न वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। विवाह विच्छेद की बात कर रहा है। विवाह विच्छेद जो है गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3 यानी जो है समवर्ती सूची में आता है। मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, ये सब। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने ही सुझाव दिया था कि कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 इसमें व्यवस्था करी गई थी कि पंचायतें जो हैं, अगर पंचायतें भंग की जाती तो चुनाव 6 माह के अंदर कराया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पे गलत कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे डी गलत है, क्योंकि ये 74 नहीं 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में करा गया है। कब करा गया? 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 में ये व्यवस्था थी, ठीक है। और बल्कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 ही कर लो आप, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा वो। अब 66 में असर्शन रीजन का सवाल है। 26 जनवरी को कह रहा है इस भारतीय संविधान के लागू करने का निर्णय लिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कह रहे हैं इन्होंने 26 जनवरी 1929 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो 1929 नहीं 1930 को पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर घोषित करा था। रावी नदी के किनारे झंडा वंडा फहराया था 1930 में। तो इसलिए बी गलत है, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गलत विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे कौन सा गलत है? भारत के संविधान की 3री अनुसूची में कह रहा है जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। यानी अंडर द 3rd शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज, भाई कोई भी ट्राइबल लैंड है उसको आपको अडानी को देना, अंबानी को देना माइनिंग के लिए, कैन बी डिक्लेयर नल और वाइड, है ना। ये अंडर 3rd शेड्यूल है कह रहा है। और आर्टिकल 25 कह रहा है सभी नागरिकों को अंतःकरण यानी फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन में नहीं है, कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन ये मतलब नहीं कि कोई भी दूसरों का जबरन धर्म परिवर्तन करा सके। संवैधानिक उपचारों में से अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को वारंटो इज ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम। संविधान में संशोधन के क्षेत्र में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 3री अनुसूची नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया 5th शेड्यूल में आता है। किस में आता है? 5वीं अनुसूची में आ जाता है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 में गलत पहचानना है आपको, कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा। कह रहे हैं नगर पालिकाओं की कार्यकाल अवधि जो है 6 वर्ष निर्धारित करी गई है, और हालांकि समय से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है इसको। नगर पालिकाओं के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ के, यानी जो वार्ड में पार्षद के इलेक्शन होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। नगर पालिकाओं के चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण और प्रबंधन राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार में है, और राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं से संबंधित मामलों पर प्रावधान कर सकता है। तो यहाँ पे गलत देखिए, बहुत ही आसान है। पहला है 5 साल ही टेन्योर होता है इनका, है ना, 5 साल। क्वेश्चन 69 में सही विकल्प का चयन करना है। 92 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो, संतली भाषाओं को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 344 यानी आर्टिकल 344 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूट कमीशन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज। अनुच्छेद 347 के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान देता है। और 71 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे पहला, चौथा ये सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे पहला और चौथा सही हो जाएगा, और दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही ही है, ठीक है। चारों ही बेसिकली यहाँ देखा जाए तो सही है, क्योंकि आर्टिकल 344 याद रखना, प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, इसको भी याद रखना। और ये 347 भी सही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 कर लो इसको।
चलो 70 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। सही विकल्प की पहचान करनी, 70 में कौन सा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई। और धन विधेयक प्रस्तुत करना और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा का विशेष अधिकार है। तो अभी ऊपर एक क्वेश्चन मिला था हम लोगों को। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, यानी इनका टेन्योर कह रहा है 5 साल या 65 साल, जो भी हो जाए। तो यहाँ पे सही कौन सा है, तो 1 2 3 यार तीनों सही हो जाएंगे। सही विकल्प का पहचान करना है। यहाँ भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है कह रहा है वो सिटीजनशिप से डील करता है, आर्टिकल 5 से 11। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिया 12 से 35। फंडामेंटल ड्यूटी कह रहा भाग 4 में दिया 51 में। तो बहुत ही आसान है, ये गलत है भाई। फंडामेंटल ड्यूटी भाग 4A में है, जिसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया था। तो 1 2 सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है। सही विकल्प की पहचान करनी, यहाँ पे कौन सा सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हैड सजेस्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त, यानी प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना को सुझाव दिया है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को लंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल जो है आपातकाल की समाप्ति तक नहीं बढ़ाया जा सकता। और यानी कह रहा है नेशनल इमरजेंसी अगर लगी हो तो टर्म जो है लोकसभा का कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टिल द एंड ऑफ इमरजेंसी। अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करने की अनुमति है। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन 72 में। तो देखिए पहला दूसरा तो सही है, तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये आर्टिकल 169 में दिया है ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली इज अलाउड टू पास अ रेजोल्यूशन टू क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर आर्टिकल 169। ठीक, यानी भाई विधानसभा पास कर सकती है कोई भी एक प्रस्ताव कि वहाँ पे विधान परिषद बनाओ। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का जो कार्यकाल है आपातकाल की जो समाप्ति तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 1 वर्ष तक, है ना, एक बार में सिर्फ 1 वर्ष तक। तो इसलिए ये भी गलत हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं क्या कह रहा है भैया। लोहे की गेंद पारे पर तैरती रहती, पानी में डूब जाती है। आयरन बॉल कह रहा है कि फ्लोटिंग ऑन मर्करी बट सिंक इन वाटर। कारण पारे का जो विशिष्ट गुरुत्व है लोहे से अधिक होता है, जबकि पानी का विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी मर्करी की ज़्यादा है, पानी की कम है। ठीक है, यही कारण है, इसलिए वो तैरती है भाई। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 73 का। अगला देख लेते हैं 74। कह रहा है कि अगर तेज हवा चलती है, तेज हवा वाली रातों में ओस नहीं बनती है ना, ड्यू डज नॉट फॉर्म ऑन विंडी नाइट्स। कारण क्या है, कह रहा है रेट ऑफ इवोपरेशन यानी वाष्पीकरण की जो दर है वो कम हो जाती है अगर तेज हवा चलती है, इस कारण से। तो गलत है ये दोस्तों, ये सही है। वाष्पीकरण की जो दर है इवोपरेशन की वो बढ़ जाती है अगर तेज हवा चलती है, ठीक है, इसलिए ड्यू पार्टिकल जो है वो भी इवोपरेट हो जाएंगे। तो ए सही है, आर गलत है, यानी रीज़न गलत है, असर्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75 में आपको सही का चुनाव करना होगा। कह रहा है जर्मेनियम तत्व जले हुए कोयले से निकाला जाता है, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में करते हैं। जर्मेनियम का सोनार जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है जो समुद्र के अंदर डूबा होता है। उत्तर लेंस की फोकस दूरी लाल प्रकाश की अपेक्षा नीली रोशनी के लिए कम होती है, यानी फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स लेंस की इज लेस फॉर ब्लू लाइट देन रेड लाइट, है ना। नीली लाल मतलब नीली जो है रोशनी के लिए कम होती है लाल की अपेक्षा। ठीक है, यहाँ पे तीनों ही सही हो जाने चाहिए, 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ सी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 76 में आपको बताना है कौन सा सही होगा 76 में। कह रहा है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये जो है ओम की लॉ पे काम करती है। और रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस कन्वर्ट AC इंटू DC। मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए पानी पर तैरता है। तो बहुत आसान है, देखिए 2 और 3 सही है। ये सब पास्कल के लॉ पे काम करते हैं, पास्कल लॉ पे, है ना, यानी 1 और 2 नहीं, 2 और 3 सही है, 1 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 77 में भी आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। कह रहा है सिंकोना पौधे की छाल से कुनैन नामक एक एल्कलाइड तैयार किया जाता है जो मलेरिया के उपचार में उपयोगी है। सिंकोना ट्री। फ्लोरीन की कमी एक विकार है जो दंत क्षय और संभवतः ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनती है, यानी फ्लोरीन डेफिशिएंसी इज अ डिसऑर्डर दैट कैन कॉज डेंटल कैरीज एंड पॉसिबली ऑस्टियोपोरोसिस। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने मानव हृदय का पहला सफल प्रतिस्थापन या प्रत्यारोपण किया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड वॉज अ फेमस सर्जन फ्रॉम साउथ अफ्रीका कह रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन 77 में, तीनों सही हो जाएंगे। 78 देख लेते हैं, सही का चुनाव करना है, यहाँ पे कौन सा सही होगा।
सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें वसा की मात्रा कम है, यानी फैट % कम होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन इन 1928। और कैसिमर फंक ने मूल रूप से 1912 में विटामिन शब्द गढ़ा था। किसने? कैसिमर फंक। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तीनों सही हो जाएंगे, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण भी है, साइंस का इंपॉर्टेंट प्रश्न। 79 में आपको बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ पे परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए उसमें उच्च तापमान पर एथिल अल्कोहल मिलाते हैं भाई। न्यूट्रिनो द्रव्यमान और आवेश रहित एक मूलभूत कण है, इसकी खोज पाउली ने की। न्यूट्रिनो इज अ फंडामेंटल पार्टिकल विदाउट मास एंड चार्ज, डिस्कवर्ड बाय पाउली। सोप ट्रांसपेरेंट होता है, एथिल अल्कोहल इज एडेड टू इट हाई टेम्परेचर पे, अगर उसको बनाना है ट्रांसपेरेंट। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन 79 तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 80 इसमें भी आपको सही का चुनाव करना है, कौन सा सही होगा भाई? कह रहा है ग्रीन कलर जो होता है पोटैटो में इज ड्यू टू सोलेनिन। मिर्च में जो तीखापन होता है, पंजेंसी होती है कैप्सिसिन के कारण। गाजर का रंग जो लाल होता है वो लाइसोपीन के कारण। और टमाटर का जो रंग लाल होता है कैरोटीन के कारण। आसान है और महत्वपूर्ण भी है, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे, पहला दूसरा। क्योंकि गाजर का जो रंग नारंगी होता है वो होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण। टमाटर का लाल रंग होता है आपका किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। ठीक है, तो ये सही होना चाहिए था। और दोस्तों देखिए यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी अब जैसे ही आप RO या RO अभी ख़त्म करोगे ना, तुरंत 1 अगस्त से आपको उसकी भी प्रिपरेशन पे वापस से बैठ जाना है। 2-3 दिन रेस्ट कर लेना। अगस्त सितंबर ही आपके पास बचेगा, 12 अक्टूबर को क्योंकि उसका भी पेपर है ना। लगभग आपको 70 दिन मिलेंगे, 70 दिन। और बिहार पीसीएस भी कई बच्चे दे रहे होंगे, 13 सितंबर को उसका है, तो उसके लिए आपको लगभग मिल जाएंगे 50 दिन 40 दिन। तो इन दोनों ही के लिए हमारे प्री का क्रैश कोर्स चल रहा है 2025 का पीसीएस का, बिहार पीसीएस का भी और यूपी पीसीएस का भी। 2026 की भी अगर शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, जिसमें आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। टू द पॉइंट सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज़ आपके लिए शानदार आ गई है। बिहार पीसीएस के लिए आपको 60 टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, पीसीएस के लिए 55 टेस्ट सीरीज़। तो कहने का मतलब है पूरी बढ़िया तैयारी आप टेस्ट सीरीज़ के साथ, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, जितना सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है सब आप ले सकते हैं। इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगला 81 नंबर में भी आपको सही का चुनाव करना है, कौन सा सही होगा? मॉलिबेडनम की कमी से पत्ता गोभी में विपटेल रोग होता है। जिंक की कमी से पौधों में लिटिल लीफ रोग होता है। चुकंदर में बोरॉन की कमी से हार्ट रॉट रोग होता है। कौन सा सही है भैया? तो बोरॉन डेफिशिएंसी से क्या होता है? हार्ट रॉट डिसीज इन बीटरूट। लिटिल लीफ डिसीज होती है जिंक की डेफिशिएंसी, वो से मॉलिबेडनम की डेफिशिएंसी से विपटेल डिसीज। तीनों सही हो जाएंगे। चलो 82 ने भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कह रहा है। केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है भारत में मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में है ये, और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, यानी लार्जर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, रणथंबोर नेशनल पार्क है राजस्थान में। और कुमार कोम पक्षी अभ्यारण्य जो है, जिसे वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है, केरल में प्रसिद्ध वेम्बनाड झील के पास है। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? 82 में तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन 83 में इनकरेक्ट यानी गलत के चुनाव करना आपको, कौन सा गलत होगा? नीलगिरी भारत का पहला बायो रिजर्व था जिसे 1 सितंबर 1986 को अधिसूचित किया गया है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है 15। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू करने के मतलब अपने पशु बाघ के संरक्षण के लिए शुरू करा गया। महाराष्ट्र में वर्धा जिले में हिंगनी के पास स्थित बोर टाइगर रिजर्व सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, कह रहा है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, पहचान लो कौन सा गलत है तो मज़ा आ जाएगी। देखिए पहली चीज़ आपको अगर पता हो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। पहली चीज़ ये पूरे 18 बायोस्फीयर रिजर्व याद होने चाहिए, नहीं याद है तो बता दो, मैं इस पर एक वीडियो दे दूंगा, नहीं तो 5 मिनट लगेगा, इसको याद कर लो। मैप प्रोग्राम के अंतर्गत 12 इस पर सवाल पूछ सकता है कि दे देगा 18 बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा मैप में है कौन सा नहीं है ना, इंपॉर्टेंट है। 84 में आपको गलत का चयन करना है, कौन सा गलत होगा यहाँ पे? कह रहे हैं 1994 में स्थापित ग्लोबल टाइगर फोरम का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ग्लोबल टाइगर फोरम की महासभा की बैठक हर 3 साल में होती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट एक केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है जो फरवरी 1992 में शुरू हुई। भारत का सबसे पहला हाथी अभ्यारण्य जो है झारखंड का सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य है। इंडिया फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व जो है सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व है। तो सही कौन सा हो जाएगा, मतलब कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पे? तो कोई गलत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको गलत का चयन करना है।
कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। जैव विविधता शब्द का प्रयोग पहली बार 1916 में एक अमेरिकी वनस्पति शास्त्री ऑर्थर हैरिस द्वारा किया गया था। ऑर्थर हैरिस ने बायोडाइवर्सिटी टर्म का यूज़। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किया गया था। और वही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एक वैज्ञानिक संगठन है। इसका जो गठन है सितंबर 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम के तहत हुआ था, यानी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये भी याद रखो, इसके तहत हुआ। कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं होगा। चलो 86 में बताना कौन सा सही है। कह रहा 5 फरवरी 2025 को अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के क्रम में 104 अवैध प्रवासियों को अमेरिकी सैन्य C-17 विमान से भारत डिपोर्ट कर दिया। 10 फरवरी 2025 को सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ लंदन के वेस्टमिंस्टर क्षेत्र में किसानों ने लेबर पार्टी द्वारा संचालित खेतों के लिए विरासत कर में किए जाने वाले आगामी बदलावों का विरोध किया है। और नेतजारिम कॉरिडोर गाज़ा पट्टी में 6 किलोमीटर लंबा भूभाग है। नेतजारिम कॉरिडोर जो है 6 किलोमीटर का एक लॉन्ग स्ट्रेच लैंड स्ट्रिप है। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे भी तीनों सही हो जाएंगे 86 में। चलो जनगणना पे बेस सवाल है भैया, ये तो आप ही को बताना है। भारत की भी जनगणना बता दी है, यूपी की भी बता दी है, तो ये तो बता ही देना। कह रहा भारत का जो दशक वृद्धि दर, डिकेडल ग्रोथ रेट है 17.7 है। औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट जो है 1.64 है। अर्बन पॉपुलेशन इंडिया की जो है 31.2% है। रूरल पॉपुलेशन इंडिया की 68.8% है। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? कौन सा है? चारों सही है, याद रखना इसको, ठीक है। यहाँ पे 87 में चारों सही हो जाएंगे। और ये भी 2011 की जनगणना पे बेस सवाल है। सोनभद्र अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। सोनभद्र इज डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन। श्रावस्ती इज डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन। जौनपुर इज डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट इज हाईएस्ट, यहाँ हाईएस्ट की जगह लोएस्ट की जगह हाईएस्ट कर लीजिए, हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका 1, 2 ये सही है, ये गलत हो जाएगा कि अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या ना आपको सीतापुर में देखने को मिलेगी, सीतापुर में। उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में भौगोलिक संकेत टैग यानी GI टैग के बारे में प्रश्न आपको बताना है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। गलत नहीं मतलब सही बताना है आपको। कह रहा जैगरी जिले से मतलब शामली जो है वहाँ से गुड़ फेमस है, GI टैग मिला। मतलब बुंदेलखंड जिले से कठिया गेहूँ को, और वाराणसी जिले से तिरंगा बर्फी है, और सहारनपुर से ढलुआ प्रतिमा धातु की मूर्ति यानी ढलुआ स्टैचू मेटल स्कल्पचर फ्रॉम सहारनपुर। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा 89 में आपका? तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। ढलुआ प्रतिमाओं की मूर्ति को भी GI टैग मिला है, ये वाराणसी सही है, ठीक है। GI टैग पे बेस सवाल था। 90 देख लेते। 2024 में घोषित रामसर साइट के संबंध में सही बताना है। रामसर साइट के लिए कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले कह रहा है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु, लॉन्गवुड 16 रिजर्व फॉरेस्ट कर्नाटक, नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार, तवा जलाशय MP। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए नकटी बर्ड सेंचुरी बिहार ठीक है, तवा रिजर्वायर MP ये भी ठीक है। 3 और 4 सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटक में है, और लॉन्गवुड की बात करें अगर, लॉन्गवुड 16 रिजर्व फॉरेस्ट ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 91 में भी देखिए सही की पहचान करनी है। भारत ने 26 जून 1945 को 50 अन्य देशों के साथ कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर एक संस्थापक सदस्य के रूप में हस्ताक्षर कर दिए थे। और भारत 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है, और 8 जुलाई 1948 से शुल्क तथा व्यापार पर सामान्य समझौते का संस्थापक सदस्य है। 28 जून 1919 से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का भी सदस्य है, ठीक है। तो ये बताना है कौन सा इनमें से सही होगा। तो यहाँ पे देखिए चारों स्टेटमेंट सही हैं, कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 92 में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट पहचानना होगा, कौन सा इनकरेक्ट है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है भारत को जो इसकी सदस्यता है 1975 में मिली थी, और 2017 में भारत और पाकिस्तान SCO के पूर्ण सदस्य बने थे। 2018 को भारत औपचारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया समूह का 43वां सदस्य बना था, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? यहाँ पे भी कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 93 में एग्रीकल्चर डाटा 2024 के संबंध में सवाल है, कौन सा सही है बताना है। उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य है,
उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मशहूर उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बहुत आसान है, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा नहीं, दूसरा सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य है। 94 देखते हैं, विश्व प्रवासन रिपोर्ट यानी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो है 2024, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा ये बताना है। तो कुल मिलाकर अमेरिकी डॉलर का सबसे बड़ा प्रेषण भेजने वाला देश यूएसए है, यानी लार्जेस्ट सेंडर जो है रेमिटेंस का ओवरऑल यूएस डॉलर यूएसए। कुल मिलाकर अमेरिकी डॉलर का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करने वाला भारत ही है, जहाँ से सबसे ज़्यादा भारत प्राप्त करता है यूएसए से डॉलर। और लार्जेस्ट रेसिपेंट जो रेमिटेंस का इन टर्म्स ऑफ जीडीपी अगर देखें तो वो तजिकिस्तान है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। इकनॉमी के लिए सवाल है, यह पूछा जा सकता है। फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी विश्व विकास रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में सवाल है, कौन सा यहाँ पे सही होगा ये आपको बताना है। भारत के 2050 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो अलग अलग क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समग्र आर्थिक प्रदर्शन को बढ़ाए। और मध्य आय वाले जो देश हैं वो 6 अरब लोगों का घर है। मिडिल होम इनकम कंट्रीज जो है 6 बिलियन पीपल्स का घर है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 75% है। और वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसका 40% से अधिक उत्पादन करते हैं। मिडिल इनकम कंट्रीज आर होम टू 6 बिलियन पीपल, 75% ग्लोबल पॉपुलेशन एंड प्रोड्यूस मोर देन 40% ऑफ जीडीपी। तो आसानी से पढ़िए एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा वाला सही है, पहला गलत हो जाएगा। क्यों पहला गलत है? क्योंकि भारत ने इसका जो लक्ष्य रखा है 2047 तक रखा है, ना कि 50 तक। एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य 2047 तक, 2047, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। अब ये यूनियन बजट का सवाल है, केंद्रीय बजट पे कौन सा कह रहा है सही नहीं है, इनमें से आपको पहचानना है 96 में। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि टीसीएस भुगतान में देरी अब अपराध नहीं माना जाएगा। डिले इन टीसीएस पेमेंट विल नो लॉन्गर बी कंसीडर्ड अ क्राइम। टीडीएस लिमिट ऑन रेंटल इनकम हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 2.4 लाख टू 6 लाख पर एनम, यानी किराए की आय पर जो टीडीएस सीमा है 2,04,000 से बढ़ के 6 लाख हो गई है। कैंसर और अन्य जानलेवा बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अन्य 36 जीवन रक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से बाहर रखा गया है। और आईएफपीडी पर बीसीडी को बढ़ाकर 20% किया गया है। ओपन सेल्स पर बीसीडी में 15% की कमी की गई है। तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा अगर आपने पढ़ा नहीं है बजट वाला सवाल, तो ये याद रखना, बीसीडी और आईएफपीडी जो है इंक्रीज 20%, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि इंक्रीज 20% तो है बट ओपन सेल रिड्यूस हुई है 5%, है ना। 5% की कमी आई है ओपन सेल्स में। 97 में आपको सही बताना है कौन सा सही होगा 97 में। उत्तर प्रदेश कृषि की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा है बाई एग्रीकल्चर के टर्म में। उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो योगदान है 26% है। और लगभग 2,63,00,000 किसानों की जो आजीविका है इसका मुख्य स्रोत कृषि है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा 97 में? तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 98 इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पे बेस्ड सवाल है, कौन सा सही होगा? इंडिया की जो रियल जीडीपी और जीवीए ग्रोथ रेट है वो 6.4% अनुमानित है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। और वित्त वर्ष 26 में वास्तविक जीडीपी 6.3% से 6.8% तक वृद्धि का अनुमान है। भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रा स्फीति वित्त वर्ष 2026 में 4% लक्ष्य के रूप में रहेगी। बैंक ऋण में स्थिर गति से वृद्धि हुई है जो जमा वृद्धि के लगभग बराबर है, यानी बैंक क्रेडिट भी बढ़ा है। जीएनपीए की बात करें यानी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का जीएनपीए 2.6% घटकर 12 वर्षों में सबसे कम है। तो इकोनॉमिक सर्वे के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, और चारों सही हैं, मतलब पांचों ही सही हैं। याद रख लीजिए एक बार, चाहे तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान एक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, कह रहा है विच इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन यूनियन टेरिटरी। तो इनमें से कौन है यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखो मछली वाले की बात करें तो ये तो मुंबई में है, महाराष्ट्र में मुंबई में है मत्स्य शिक्षा संस्थान। और मौसम विज्ञान की बात करें तो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली हो जाएगा। डेयरी अनुसंधान संस्थान आपने पढ़ा होगा, करनाल हरियाणा में बहुत फेमस है। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये देहरादून में, उत्तराखंड है ना, देहरादून उत्तराखंड। तो दिल्ली हो गया आंसर इसका। 100 पे आ जाते हैं। केंद्रीय बजट जो है सही विकल्प बताना है इसमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन।
बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ के 100 हो गई है। विभिन्न कानूनों में 100 से ज़्यादा प्रावधानों को गैर आपराधिकरण रूप देते हुए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया गया है। संशोधित आयकर रिटर्न की समय सीमा 2 से बढ़कर 4 कर दी गई है। लिमिट जो है रिवाइज इनकम टैक्स की रिटर्न की इंक्रीज फ्रॉम 2 to 4 ईयर्स। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, यूनियन बजट का सवाल है। तो बजट भी आपका कवर हो गया, देखिए टेस्ट के थ्रू। इकोनॉमिक सर्वे भी कवर हो गया, यूपी का बजट भी, सेंसस भी। तो इसीलिए एससीएस के जो टेस्ट होते हैं वो ना हमारा जो ट्रेंड है, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न को तो फॉलो करता है, और साथ ही में हम आपको क्या करते हैं, जितने सिलेबस के टॉपिक हैं अपने टेस्ट के थ्रू कोशिश करते हैं वो सारे टॉपिक के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके कवर हो जाएं। ठीक है, ताकि आप एग्जाम के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सब कवर कर सकें। तो टेस्ट को लेना चाहते हो तो आप एक बार इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लो, या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में भी जाके ले सकते हो आप। बिहार पीसीएस का जो बच्चे दे रहे हैं ना, उनके लिए भी देखिए हमारे 60 टेस्ट सीरीज आ चुकी है। तो 13 सितंबर को पेपर है, आर के बाद आप उसको भी कोशिश करिएगा, अगर लगा ही लीजिएगा। चलो अगला देखते हैं। इसमें गलत सही बताना कौन सा है, कौन सा कथन सही होगा। सारास आजीविका मेला 2025 के संदर्भ में। अब इसका आयोजन कह रहा है, पहली चीज़ 21 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक नोएडा के शिल्प हाट में चला। इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने करा। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत की शिल्प और कलाओं को प्रदर्शित करना है। 5वीं बार इस मेले का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के सहयोग से हुआ, और इस मेले की थीम है लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास। कौन सा सही है भैया? तो 1, 3, 4, 5 सही है, क्योंकि उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने शिवराज सिंह चौहान जी ने करा, जो पहले एमपी के मुख्यमंत्री थे ना, मामा जी, उन्होंने करा उद्घाटन। अगला है 102। इसमें भी आपको बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में अजीत कुमार सक्सेना को RINL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अधिकार सौंपा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की बात कर रहा है। इसने हाल ही में भारत में निवेश परिदृश्य को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नए परिसंपत्ति वर्ग और एक उदारीकृत म्यूचुअल फंड लाइट ढांचे की शुरुआत की है। मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत की नवीनतम एयरलाइन शंख एयर नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई। तो एक नई एयरलाइन है ये शंख एयर, इसको अप्रूवल मिल गया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से। तो यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट सही हैं, कोई गलत नहीं होगा। हाल ही में कह रहे हैं जयपुर में शुरू किए गए इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी 2025, इस अवार्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही होगा ये देख लेते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज़, बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन भूल भुलैया और अभिनेत्री नितांशी गोयल, सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक यानी नेगेटिव रोल में बॉबी देओल एनिमल। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3 सही हो जाएगा। नकारात्मक रोल के लिए मिला है किल मूवी के लिए राघव जुयाल को, ना कि बॉबी देओल को, है ना। राघव जुयाल नहीं है, उसको मिला है। चलिए अगला देख लेते हैं 104। इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। फरवरी 2025 में भारत के वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फाइटोपैथोजेनिक कवक की एक नई प्रजाति एपिकोमक इंडिकम की खोज की है। और 18 फरवरी से 27 मार्च 2025 तक ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में जश्न विरासत थीम पर हुआ है। और फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? पहला तीसरा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ताज महोत्सव जो है 18 से 27 मार्च 2025, ये डेट गलत होगी, क्योंकि 18 फरवरी से ये चला है आपका 2 मार्च तक 2025 तक। ठीक है, 18 से 2025 तक। ठीक है, और थीम भी याद रखना, जश्न विरासत ये थीम नहीं है, इसकी जो थीम है वो है धरोहर। क्या है? धरोहर थीम। ठीक है, चलो अगला 19 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला तेजस्वी किसान मार्ट शुरू करा गया है? फर्स्ट तेजस्वी किसान मार्ट उत्तर प्रदेश में फरवरी 2025 में कहाँ से शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? सोनभद्र। कहाँ पे? सोनभद्र। ठीक है, अगला देख लेते हैं कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िएगा, थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट्स हैं, एक बार वीडियो को ऐसे पॉज करिए और पढ़िए। काशी तमिल समागम जो इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री इन्होंने, और जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं एल मुरुगन, इन्होंने करा 15 फरवरी को उद्घाटन। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट जो है ग्रेटर नोएडा में, उसका उद्घाटन करा। मोदी जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की चयन समिति ने ज्ञानेश कुमार को भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुना। और 33वां भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सम्मेलन 8 से 10 फरवरी
2025 तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में हुआ। तो यहाँ पे डी गलत है क्योंकि 32वां है ये, 33वां नहीं है ना। 32 है 8 से 10 मार्च को जो चला है नोएडा में, 32वां है ये, ठीक है। अगला देख लेते हैं। कह रहा 6 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने करा NSDC इंटरनेशनल अकेडमी का उद्घाटन? इसको करा है आपके जयंत चौधरी ने। 108, फिर से वीडियो को पॉज करिए, करंट अफेयर्स का सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जो निर्मित भारतीय नौसेना है उसका पहला तलवार श्रेणी का जो जहाज है त्रिपुत, उसको गोवा में लॉन्च कर दिया गया है ना। जो शिपयार्ड लिमिटेड है, कौन सा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, उसने लॉन्च करा है तलवार क्लास शिप त्रिपुत। और भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने एक संयुक्त रूप से परिवहन विमान C-130J सुपर हरकुलिस द्वारा 15,000 फीट की ऊंचाई पर आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का अपनी तरह का पहला सटीक पैरा ड्रॉ परीक्षण किया है, ठीक है। और INS तबर ने हाल ही में रूसी नौसेना के जहाज जो हैं सोब्राजी टेलेनी के साथ, कौन? सोब्राजी टेलेनी के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास सफलतापूर्वक किया है। भारतीय और मिस्र की वायुसेनाओं के बीच चौथा हवाई सैन्य अभ्यास होपेक्स हाल ही में मिस्र में हुआ है, इजिप्ट में हुआ है, होपेक्स, ठीक है। तो कौन सा सही है यहाँ पे? तो चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे यहाँ पे, याद रखिएगा। मिलान करना है इक्वालिटी डे, हेपेटाइटिस डे, फूड सेफ्टी डे, थैलेसीमिया डे। तो कब क्या मनाया जाता है ये बताना आपको। देखिए हम लोग समानता दिवस की बात करें 26 अगस्त को मनाते हैं समानता दिवस। हेपेटाइटिस डे की बात करें तो ये हम लोग 28 जुलाई को मनाते हैं हेपेटाइटिस डे। खाद्य दिवस की बात करें तो 7 जून, और विश्व थैलेसीमिया दिवस की बात करें तो 8 मई, ठीक है। तो 109 का जो है आपका ए सही हो जाएगा। 110 देख लेते हैं। 110 में क्या कह रहा है, कौन सा सही होगा? न्यू ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष रजत शर्मा बने। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष संजीव पुरी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज मित्तल। विप्रो लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवास पल्लिया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो 111 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 111 में मैचिंग करनी होगी आपको। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन, युगांडा क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच। तो बताइए इसमें से मैचिंग करिए। हेड कोच इंडियन के मेन क्रिकेट टीम के कौन बने? गौतम गंभीर है। हेड कोच इंडिया के फुटबॉल के मोनालो मार्कोइस है ना, मोनालो मार्कोइस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन BCCI सचिव जय शाह। और युगांडा क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच पूर्व भारतीय क्रिकेटर अभय शर्मा। यानी 1 2 3 4 सही हो जाएगा। कहाँ है 1 2 3 4? डी में है ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 111 का। 112 देख लेते हैं। यहाँ पे इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है आपको, कौन सा सही होगा। माजगांव डिप डॉक शिपयार्ड लिमिटेड गिवन द स्टेटस ऑफ नवरत्न कंपनी। मतलब इनको नवरत्न स्टेटस कब मिला? आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा कब मिला? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को नवरत्न कंपनी का दर्जा कब मिला? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा कब मिला? तो इसका सही क्या होगा उत्तर? देखो 25 जून को मिला इनको, 25 जून 2024 को। किसको? मजगांव शिपयार्ड को। और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट को मिला है 18 अप्रैल को। और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास की बात करें तो इसको कब मिला है? 26 अप्रैल को। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें, इसको मिला 26 जून को, ठीक है, 26 जून को। तो ये सब 2024 ही का है। तो इसका सही ऑप्शन जो है ए हो जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा टफ है ये, मोस्टली मुझे लगता है 100% लोगों ने गलत दिया होगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से सही, देखिए अब कारण भी आप पेपर देखेंगे इस तरह की डेटे पूछी जा रही, चाहे ओबिचुरी हो, मरने से लेके जीने तक है ना, कुछ भी मिलने तक, ये सारी पीसेस के एग्जाम हो, करंट अफेयर्स की डेट तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। चाहे वो युद्ध अभ्यास हो, आप देखो युद्ध अभ्यास की जो है डेटे दे रहे हैं, पासेज आदमी याद रखता था, कहाँ है वो पासेज की हाइट तक दे रहे हैं मिलाने को। तो चीज़ें बदल गई हैं, फैक्ट लर्न करना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं, सही बताना है कौन सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल इसने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है, यानी इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम को। ओडिशा तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हरियाणा की जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना को मंजूरी दी है। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? तीनों ठीक है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान से स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके चाहे।
कह रहा है किताब है ऑटोबायोग्राफी साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियन ऑफ वुमेन, जिसको लिखा है किसने? डॉक्टर कल्पना शंकर की ऑटोबायोग्राफी है ये। ठीक, किसकी है? डॉक्टर मतलब रिलीज करी है डॉक्टर कल्पना शंकर की ऑटोबायोग्राफी। किसने? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने, पहली बात। दूसरा, एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल है वी आर चौधरी, उन्होंने लॉन्च करी पहली कॉमिक बुक सीरीज ऑफ हीरो ऑफ इंडियन एयरफोर्स। एक बुक है ऑयल टू लिथियम फ्यूचर ऑफ एनर्जी, इसको जो है हैज़ बिन रिटन बाय रिनाउंड एनर्जी एक्सपर्ट कुलदीप गुप्ता, इनके द्वारा लिखी गई है। और तमिलनाडु के जो गवर्नर है थीरू RN रवि, इन्होंने हाल ही में श्रीराम इन तमिलगम एन इंस्पायरेबल बॉन्ड ये किताब लिखी है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे चारों सही है, ये बुक्स याद रखना, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये। 115 नंबर देख लेते हैं, इसको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि फॉर्मर यूनियन एक्सटर्नल मिनिस्टर नटवर सिंह, इनकी मृत्यु कब हुई, और इंडियन क्रिकेट कोच जो है आयुष्मान गायकवाड़, इनकी मृत्यु कब हुई। बाइबल का मराठी भाषा में अनुवाद करने वाले मराठी लेखक फ्रांसीसी डी ब्रेट्टो का निधन कब हुआ। मलावी के उपराष्ट्रपति शालोस क्लॉस नीलिमा का निधन कब हुआ। तो बताइए, इसका भी ये क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो देखो, इनका जो निधन हुआ 10 अगस्त 2024 को हुआ। ठीक, 10 अगस्त 2024 को हुआ था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच जो थे अंशुमन गायकवाड़, इनकी बात करेंगे तो इनका निधन हुआ था 31 जुलाई 2024 को। और फ्रांसिस्को डी ब्रिटो, इनका 25 जुलाई 2024 को हुआ था। मालवी के उपराष्ट्रपति सालोस क्लॉस नीलिमा का निधन 10 जून 2024 को हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगी क्रोनोलॉजी इसकी, यानी सी हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, पेपर का आपने आई होप अब 6 दिन तो बचे ही हैं, अपने करंट अफेयर्स आई होप आपने नवंबर से लेके मई का करंट अफेयर बहुत अच्छे से करा है। जून का आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या की बात उसमें नहीं आएगी। पर हाँ, ये एकदम रटा होना चाहिए आपको नवंबर से मई तक का करंट। अब ये है राज्य संग्रहालय सम्मेलन 2024 जो है, इसके संदर्भ में सवाल है, कौन सा कथन सही होगा ये बताना है। कह रहा भारत सरकार ने 1 से 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडलम नई दिल्ली में 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय आयोजित किया, और इस पहल का उद्देश्य संग्रहालय प्रबंधन के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देना था। तो कौन सा सही है? दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। फिर अगला देख लेते हैं, करंट अफेयर्स पे बेस्ड सवाल है, कौन सा सही बताना है। कह रहा है दूरसंचार जो सचिव है, टेलीकॉम सेक्रेटरी जो है डॉक्टर नीरज मित्तल, इन्होंने चेन्नई के IITM रिसर्च पार्क में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र उद्घाटित किया है, मतलब इसका उद्घाटन किया है। जिम्बाब्वे हाल ही में जल सम्मेलन में शामिल होने वाला 11वां अफ्रीकी देश बन गया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में भारत के अहमदाबाद शहर में पहले IACC MSME उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। और नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के भुज और अहमदाबाद शहरों के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। 118 देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने हाल ही में फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के सतत विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र द्वारा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल पुरस्कार दिया गया है। और जर्मन उपन्यासकार जो है जेनी एपर्नेनबैक, कौन? जेनी एपर्नेनबैक, इन्होंने लिखी है माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक कैरोस, तो जिसको 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज भी मिला है। किसको? कैरोस को। बुक है कैरोस, रिटन बाय जर्मन नॉवलिस्ट जेनी एपर्नेनबैक, ट्रांसलेट करा है माइकल हॉफमैन ने। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा 1118 में? तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक हो जाएंगे। चलिए फिर देखते हैं, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में पशुधन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और चारा नीति इसको 2024 से 29 तक लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यूपी के मंत्रिमंडल ने कृषि डिजिटल सेवाओं के उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए कृषि में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश एग्री टेक नीति को मंजूरी दी है। अपर्णा यादव और चारू चौधरी को हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, और बबीता चौहान को हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। 120 नंबर देखते हैं, इसमें आपको सही का चयन करना है, कौन सा सही होगा। कह रहा है वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी जो है, संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड, और वर्ष 2024 में पद्मश्री से सम्मानित उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कजरी गायिका जो है अजीता श्रीवास्तव, इनको 17 अगस्त 2024 को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। हाल ही में द इकोनॉमिक्स टाइम द्वारा IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से लखनऊ में
एक दिवसीय डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव आयोजित हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो ये भी तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं 121 नंबर, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे कह रहा है भारतीय दूतावास सियोल और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित हुआ है 9वां कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला 19 से 22 जुलाई 2024 तक इल्सान सियोल में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गोरखपुर वन विभाग के कैपरियागंज रेंज, जिला महाराजगंज और भारी वैसी में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र यानी आपका वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो है इसका उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? ये भी तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। यहाँ पे 122 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। उत्तर प्रदेश की जो भव्य तिवारी है, इन्होंने हाल ही में ईरान के इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित 54वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2024 में सिल्वर मेडल जीत लिया है। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले उत्तर प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही नीतीश सिंह ने हाल ही में मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी किनाबालू पर तिरंगा फहराया है। कौन सा सही है? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी ठीक हो जाएंगे। चलो 123 नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखना है कौन सा सही है। कह रहा है उचित डिटर्जेंट के साथ ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल की जाने वाली तरलीकृत गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी लिक्विफाइड गैस यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग विद एप्रोप्रिएट डिटर्जेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड। जीवों और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों को उनके संरक्षण के लिए उनके प्राकृतिक आवास से दूर आवासों में ले जाना एक्स सितु संरक्षण कहलाता है, यानी एक्स सितु कंजर्वेशन कहलाता है। एक जगह से मतलब उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उससे कहीं और कंजर्व करना। अफॉरेस्टेशन यानी वन रोपण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के संचय को कम करने का एक तरीका है, क्योंकि पेड़ कार्बन सिंक बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन सही हो जाएगा? तो बहुत ही आसान है, यहाँ भी चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो 124, यहाँ पे भी आपको सही का चयन करना होगा। कौन सा सही है? कह रहा है दिल की दो धड़कन है, हार्ट बीट जो है सिनोट्रियल नोड जो दाएं आलिंद की दीवार के ऊपरी हिस्से में स्थित कोशिकाओं का एक समूह है उससे उत्पन्न होती है, यानी हार्ट बीट जो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द सिनोट्रियल नोड। अ ग्रुप ऑफ सेल्स कहाँ लोकेटेड है? अपर पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ राइट आर्टरियम। गुर्दा रक्त से विषाक्त पदार्थों को निकालकर उसे शुद्ध करता है और ऐसा करते हुए इन विषाक्त पदार्थों के साथ पानी को भी बाहर निकालता है। किडनी प्योरीफाई करती है हमारे ब्लड को बाय रिमूविंग टॉक्सिन्स। जेनेटिक स्क्रीनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति में किसी विशिष्ट विकार का कारण बनने वाले दोषपूर्ण जीन का पता लगाने के लिए जीन का विश्लेषण किया जाता है। और विटामिन ए वसा में अघुलनशील होता है, यानी इनसोल्यूबल होता है और शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है और इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। तो यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट सही है, साइंस के लिए और एनवायरनमेंट को लिंक करके सवाल है ये। फिर 25 देख लेते हैं क्या कह रहा है। दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध जो सर्जन है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने ही पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करा था, हृदय प्रत्यारोपण। और टेट्राप्लेजिया का अर्थ होता है दोनों हाथों और दोनों पैरों का लकवा, है ना, इसे क्वाड्रीप्लेजिया भी कहते हैं। और टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण यह एंटी एसिड का काम करता है। और रेडियो सोडियम का उपयोग मानव शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए करते हैं, रेडियो सोडियम। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। चलो, धूल के कणों में मौजूद सिलिका सांस के जरिए मनुष्य के फेफड़ों में पहुंचता है, जिससे सिलिकोसिस बीमारी होती है। कह रहा है सिलिकोसिस होती है ड्यू टू सिलिका प्रेजेंट इन डस्ट पार्टिकल रीच इन द लंग्स ऑफ ह्यूमन थ्रू रेस्पिरेशन। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है गॉइटर रोग गर्दन में। फॉस्फोरस की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। और विल्सन की बीमारी जो है बच्चों में लीवर और मस्तिष्क में बड़ी मात्रा में कॉपर जमा होने की वजह से होता है। अगर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है लीवर और ब्रेन में, उसकी वजह से होती है विल्सन बीमारी। तो यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएंगी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं 127 नंबर स्टेटमेंट, देखते हैं क्या कह रहे हैं, कौन सा सही होगा। सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में स्थायिकर विकासक के रूप में उपयोग होने वाला रसायन है, यानी सोडियम थायोसल्फाइड इज अ केमिकल used as a permanent developer in photography. Yellow lamps are often used for street lighting. Sodium gas is used in these lamps. Boron can be used to absorb neutrons during nuclear reaction to control the chain reaction. यानी नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को अगर नियंत्रित करना है
उसके लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए बोरॉन का उपयोग करिए। और परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम का उपयोग करते हैं, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो यहाँ पे भी आपका चारों स्टेटमेंट ठीक है। साइंस का सवाल है, ये इंपॉर्टेंट देखिए स्टेटमेंट है साइंस के, सारे बहुत काम आएंगे आपके एग्जाम के लिए। चलिए साइंस का लास्ट सवाल देखते हैं, फिर रीजनिंग देखते हैं। एलपीजी सिलेंडर जो है भरते समय एक तेज गंध वाला यौगिक एथिल मरकैप्टॉन या थायोएथेनॉल मिलाया जाता है, जो गैस रिसाव का पता लगाने में मदद करता है। यानी कह रहे हैं जब एलपीजी सिलेंडर को फिल करते हैं तो एक स्मेलिंग नहीं आती जब लीक करती गैस, तो वो क्या होती, एथिल मरकैप्टन या थायोएथेनॉल, है ना, एथिल मरकैप्टन या थायोएथेनॉल। फिर कह रहा अकार्बनिक यौगिक एल्युमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग कीटनाशक और धूम्रनाशक के रूप में करते हैं। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज करा जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम एज एन इफेक्टिव रेफ्रिजरेंट, है ना, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग करते हैं आइसक्रीम के निर्माण और एक प्रभावी रेफ्रिजरेंट के रूप में। सेलेनियम धातु की प्रकाश से बिजली उत्पन्न करने की जो क्षमता है उसका उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक उपकरणों में किया जाता है। तो यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ऑप्शन चारों सही है। अब ये रीजनिंग का सवाल है, आपको मिसिंग नंबर बताना होगा यहाँ पे कौन सा मिसिंग है ना। आसान है रीजनिंग, अब इसकी मैं चाहता हूँ खुद प्रैक्टिस करें वीडियो को पॉज करके, तब बेहतर रहेगा रीजनिंग के लिए। आपको मैं बता देता हूँ आपको। वैसे यहाँ पे आप देखेंगे 40 में 26 हटाओगे आएगा कितना, 14, 14 3 42, है ना, तब 42 आया है। ऐसे 9 में 7 हटाओ 2, 2 में 3 का मल्टीप्लाई 6, यानी अब 18 में 14 को माइनस करो कितना है 4, 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12, तो यानी यहाँ नंबर होगा 50 भाई, है ना, 50 होगा। तभी तो 50 में 40 गया 10, 3 का मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब अगला देखो फिर से रीजनिंग का 10, 19, 35, 65, 123 क्या आएगा। तो जैसे देखो 10 का भाई डबल करो 20, 1 कम हुआ 19 हुआ। ऐसे 19 का डबल करो 38 हुआ, है ना, 38 में 3 कम करो 35 आ गया, तो 1 कम हुआ 3 कम हुआ। ऐसे 35 का डबल 70 करो 5 कम हुआ, तो 1 3 5, अब 7 कम होगा, फिर 9 कम होगा। तो 123 का डबल कर दो, है ना, 123 का क्या कर दो डबल, कितना हो गया 123 का डबल, 123 इंटू 2 कर दो, है ना, यानी हो गया आपका 200, 2 3 6 2 दूनी 4, 246, और उसमें 9 कम कर दो भाई 237 आ जाएगा। बहुत आसान, तो ये कर लो एक बार, आसान नहीं। यदि 1 मार्च 1883 को गुरुवार था तो 22 मई 1869 को क्या होगा, है ना। इनको जरूर एक बार कर लेना, इस तरह के फिक्स सवाल कैलेंडर में आना। ऑड डेज देख लो कि ऑड डेज क्या होते हैं, है ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का देख डालो, वीडियो पड़ा हुआ है रीजनिंग का, है ना, कॉन्सेप्ट देख लो कैलेंडर वगैरह के, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अब कह रहे हैं कस्टमर को अगर ये लिख रहे हैं तो एविएशन को कैसे लिखेंगे, तो इसका सही उत्तर अगर मैं बताऊं तो सी हो जाएगा। मिनट और घंटे की सुई के बीच 4:10 को कौन सा कोण बनेगा ये बताना है। 4 और जो 10 है इसके बीच में कौन सा कोण बनेगा 4-10 के बीच में, तो इसको भी निकालने की ट्रिक होती है पूरी, आप समझ सकते हो इसको निकालने की ट्रिक। इसमें आंसर इसका अगर देखोगे तो 55, हाँ नहीं 65 आ जाएगा, 65, ठीक है, इसका 65 है। फिर कह रहा मुरली पूरब की ओर 10 किलोमीटर गया, पूरब की ओर 10 किलोमीटर गया, फिर वहाँ से वो 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, और फिर वह 3 किलोमीटर के उत्तर की ओर चलता है, तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है ये बताना है। तो मतलब कौन सी डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा आपका उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब इसमें देखो आपको बताना है, ये ध्यान से देख लो, ये हीरो है, ये इंडियन है और ये सिंगर है, ठीक। क्या बताना है, दी गई आकृति में से कौन सा प्रतीक केवल गायक को दर्शाता है, ना तो भारतीय और ना ही नायक। तो सिर्फ और सिर्फ गायक कहाँ दिख रहा है आपको, बहुत ही ज़्यादा आसान है, देखो जी में, है ना। तो इस तरह के प्रश्न आ गए तो लड्डू सवाल आपकी लॉटरी लग जाएगी भैया। फिर कह रहा है एक सॉलिड क्यूब है, यानी एक ठोस घन की चारों सतहों को पीले रंग से और तथा 2 विपरीत सतह को लाल रंग से रखना है, फिर उसे 64 छोटे घनों में काटा गया है। ऐसे कितने घन है और कितने सतहों को लाल रंग से रंगा गया है बताना है आपको, है ना, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में स्वयं की 9/8 गुना हो जाती है, यानी a sum of money 9/8 times of itself in 4 years at a certain rate of simple interest. What is the annual rate of interest? तो SI is equal to PRT into 100 लगा लो भाई, आंसर आ जाएगा 3:1/8%, है ना। रीजनिंग आप ही करो, इसको बहुत समय लगेगा नहीं तो। प्रथम 27 सम संख्याओं का योग निम्नलिखित में से क्या होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 27 नंबर्स, तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है भाई SN वाला, आपने AP में पढ़ा होगा स्कूल में मैथ्स में, n+1, है ना। 27 है, 27 + 1 कर दो, यानी 27 इंटू 756 आएगा, 27 इंटू 28 करने पे, फिर SN का फॉर्मूला लगा लो इसका, यानी आंसर हो गया 756। यानी आसान शब्दों में SN = n, n+1 होता है। n क्या है, ये जो नंबर है,
756 आंसर। फिर कह रहा है y/2x 4/15 है, इसका मान बताना है क्या होगा। ठीक, तो आंसर लिख लो 11/19, सॉल्व करके देख लेना। फिर कह रहा है कि कुछ मजदूर हैं जिन्होंने एक काम को 9 दिन में पूरा कर लिया है, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित थे। शेष मजदूरों ने 12 दिन में काम पूरा कर लिया। तो मजदूरों की मूल संख्या क्या थी, है ना। सम वर्कर डिसाइडेड टू वर्क इन 9 days बट 5 of them were absent, द रिमेनिंग वर्क completed द वर्क इन 12 days। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर क्या होगा, इसको निकाल के देखोगे आप तो आएगा आंसर 20। ठीक है, तो ये आपका जीएस का सेगमेंट पूरा हुआ। 140 में कितने कर पाए, अगर देखो 140 में आप इसमें 35 से 40% सवाल कर पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में, क्योंकि आरओ का पेपर जो आएगा ना 140 में, आप ये मानिए जो बहुत ही टॉपर होगा वो 70 कर पाएगा। बता रहा हूँ 50% पेपर अटेम्प्ट करना, जीएस की सिर्फ बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। और जिसने इतना कर लिया अगर 65-70 तो कट ऑफ आराम से निकल जाएगा उसका, क्योंकि 55 तो हिंदी में वो करेगा ही करेगा, और कट ऑफ 130 के अंदर ही रहने वाला है, इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर टफ ही बनेगा, है ना। और आपको एक चीज़ और ये भी याद रखनी, जो एप्लीकेंट है उनके भी कम होने के चांसेस हैं इस बार, क्योंकि काफ़ी दूर सेंटर है, देखना बहुत लोग नहीं जाएंगे। चलो हिंदी पे आ जाते हैं हम। हिंदी के लिए भी देखिए, आपको मैं 2 चीज़ें बता दूँ, बचा समय जो है आप थोड़ा सा अगर ग्रिलिंग करना चाहते हैं, रीजनिंग, एक मिसलेनियस, करंट अफेयर्स, हिंदी, बस इन्हीं का ही रिवीजन अब करिए, क्योंकि हिस्ट्री जितना खोदेंगे उतना आप खोदती चली जाएगी। वो सिलेबस कभी किसी का कंप्लीट नहीं होता है, कड़वी बात है ना। आप जीएस का सिलेबस कभी ख़त्म नहीं कर सकते, वो जितना खोदोगे उतना निकलेगा, समझोगे। द्रौपदी की साड़ी है वो खिंचती चली जाएगी। तो हिंदी का रिवीजन कर लो, एससीएस में वीडियो पड़ा हुआ, पापा वीडियो, आराम से 55 नंबर कर सकते हो उसमें। करंट का भी पापा वीडियो पड़ा है, उसको भी 8 महीने का कोशिश करो, 6 से 7-8 महीने का करंट चबा लो, रिवीजन कर लो। मिसलेनियस का पूरा अपडेटेड वीडियो आ चुका है, देख लो। रीजनिंग का एक बार देख लो, ठीक है, तो आराम से आपका बढ़िया ग्रिलिंग हो जाएगी। चलो अब इसमें भी देख लेते हैं, इसमें आंसर ही बताऊंगा, आप हिंदी नहीं तैयार है देख लेना। उपमान का विलोम क्या होगा, फट से आंसर दो। उपमान का उपमेय, उपमान का उपमेय। मंद का विलोम होता है क्या, द्रुत होता है, मंद का विलोम द्रुत होता है। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा इनमें से, सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा। अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा, अधुनातन का पुरातन हो जाएगा। सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा इनमें से, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। निम्न में से जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है, कौन सा इसमें से सही मैच नहीं कर रहा है, आय व्यय, सरल कठिन, गुरु लघु, धर्म अधर्म, कौन सा गलत है इनमें से। धर्म अधम नहीं होता, धर्म का अधर्म होना चाहिए, है ना, अधम नहीं। अति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा इनमें से, अति का विलोम न्यून, कम, अल्प या नगण्य, तो अल्प हो जाएगा, अति का विलोम अल्प। ब्रह्मा का विलोम शब्द क्या होगा इनमें से, ब्रह्मा का जीव हो जाएगा, ब्रह्मा का विलोम। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा इनमें से, बहिरंग का विलोम अंतरंग हो जाएगा, बहिरंग का अंतरंग। अनागत का विलोम शब्द क्या होगा, अनागत का विलोम आगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आगत। दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है इनमें से, दर्प का पर्यायवाची, तो दर्प का पर्यायवाची अहंकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अहंकार। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा इनमें से, सेना का पर्यायवाचक अनिकिनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनिकिनी। प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, प्रसून का पर्यायवाची पुष्प हो जाएगा। अमी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा इसमें से, अमी का पर्यायवाची नहीं है, अमृत, सुधा, पीयूष, रसाल, तो रसाल जो है ये अमी का पर्यायवाची नहीं होगा। विभावरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें से, विभावरी का छड़दा हो जाएगा, छड़दा। तरणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, सूर्य हो जाएगा, तरणी का। दिनकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, भाई दिनकर का इनमें से बहुत ही आसान है, प्रभाकर। हिंदी तो आप आधे घंटे में निपटा ले जाओगे, है ना, अगर अच्छे से हिंदी पढ़िए, 20 से 25 मिनट, आधे घंटे में पेपर सॉल्व हो जाएगा। बचा हुआ 2.5 घंटा जीएस को ही देना। आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, दृष्टि नहीं होगा भाई आँख का। चक्षु, लोचन, अच्छी, ये सब आँख के पर्यायवाची हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इनमें से, सलिल, वायु, अनिल, समीर, आसान है, तो सलिल नहीं होगा। शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें, पिनाकी, लंबोदर, पिपासु या पिनाक, तो पिनाकी हो जाएगा। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे कहना, उससे उत्पन्न, उससे सुनना या उससे विपरीत, तो तद्भव क्या होता है, उससे उत्पन्न। तत्सम कौन सा नहीं है इनमें से, चूर्ण, ध्रुत, चंचू या कोढ़। तत्सम पूछ रहा है, तत्सम, तो तत्सम नहीं होगा, कोढ़ है ना, कोढ़ तत्सम नहीं है, तद्भव है। आज का तत्सम शब्द क्या होगा, आज का तत्सम, तो अद्य हो जाएगा, आज का तत्सम क्या हो जाएगा, अद्य। उल्लू का तत्सम क्या हो जाएगा, उल्लू का तत्सम उलूक हो जाएगा, उल्लू का तत्सम। केला का तत्सम शब्द क्या होता है, केले का तत्सम शब्द, तो कदली होगा केले का। इलायची का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, इलायची का इनमें से एला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एला। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रचलित हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, विदेशी से आए पर हिंदी बन गए,
तो वो विदेशी ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विदेशी। बेल का तत्सम क्या हो जाएगा? बेल का तत्सम बिल हो जाएगा, बेल का तत्सम। पूड़ी का तत्सम शब्द क्या होगा भाई? पूड़ी का कहते हैं भाई 4 पूड़ी दे दो पुपालिका, 4 पुपालिका दे दो, है ना, पुपालिका हो जाएगा। कौन सा एक तत्सम शब्द है इनमें से आपको बताना है, कौन सा एक तत्सम होगा? तो पुत्र जो है ये तत्सम शब्द है, पुत्र। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो वो होता है आपका कौन? देशद्रोही। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं भाई? जो आग जंगल में लग जाती है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है दावानल। क्या बोलते हैं? दावानल। दिल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? जो दिल में लगती है दोस्तों। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसको क्या बोला जाता है भाई? बहुत फेमस है पांच। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको क्या कहते हैं भाई? जिसकी कोई कीमत ना हो, अमूल्य होता है वो। वर्णातीत का क्या होता है भाई? वर्णातीत होता है वर्णन से परे। पत्र या प्रसादी के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या होता है? उसको बोलते हैं पत्र या प्रसादी के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी। ठीक है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो क्या होता है? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जहां पहुंचा जा सके वो होता है अगम। जहां पहुंचा जा सके वो होता है अगम। जो बहुत ज्यादा बातें करता है ना, बहुत बातें करता है कहते हैं, तो उसको कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल। अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है भैया? आपने विलोम में भी पढ़ा ना, अतिवृष्टि अनावृष्टि। तो ऐसे अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा होना। ठीक है। फिर कह रहा है, एक सेकेंड, शुद्ध जो है संयुक्त वाक्य उदाहरण है। शुद्ध संयुक्त वाक्य उदाहरण है। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है अर्थात दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी। कौन सा शुद्ध है भैया? पहचानो। तो इसका जो है ना क्या सही? मुझे परीक्षा देनी और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है? पहचानना। श्रृंगार को कैसे लिखा जाएगा एग्जाम हॉल में अगर आप पूछ लेगा आपको, तो श्रृंगार को आप ऐसे लिखोगे, आदाश्रा करके, है ना। श्रृंगार को ऐसे लिखा जाता है। अशुद्धि को लिख लिख के ही किया जा सकता है, एक बार प्रैक्टिस लिख के कर लिया करो, है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। किसकी वर्तनी शुद्ध है इसमें भी आपको पहचानना होगा। संन्यास जो है ये शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी 44 में किसकी है भाई? अशुद्ध वर्तनी किसकी है? तो ये जो उपरोक्त लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है ना, उपरोक्त तो शब्द गलत लिखा हुआ है। तो अगला है अशुद्ध, इसमें भी पहचानना है। 45 में कौन सा शुद्ध है? काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक है। वन जीव के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। और अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो अशुद्ध है यहाँ, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य, इसमें भी 46 में शुद्ध पहचानना कौन सा शुद्ध होगा? तो वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, वे सब दोषों से हीन है, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, वे सभी दोषों से मुक्त है। तो वे सभी प्रकार के दोषों से मुक्त है, ये सही हो जाना चाहिए इसका 46 का सी। अब इसमें भी शुद्ध पहचानना है, तो ध्यान से देखिए, पढ़िए, वीडियो को पॉज करके एक बार ध्यान से पढ़िए कौन सा सही लग रहा है आपको। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। गिलास पर तक दूध से ठास ठास भरा हुआ था। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो यहाँ पे सही जो है पहला हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? फिर से पहचानो। आइंस्टाइन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टाइन के पास विचित्र बुद्धि थी, अलौकिक बुद्धि थी या दैवीय बुद्धि थी? तो बहुत ही आसान हो जाएगा भाई, विलक्षण बुद्धि थी आइंस्टाइन के पास। 49 में भी कौन सा शुद्ध है ये पहचानना है आपको। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल के दोनों में चंद्रमा का शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है या शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है? तो यहाँ पे सी सही है, शरत होता है, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने दिन होता है। शरद काल वो खुद ही दिन हो गया, दिनों क्यों ही लगेगा। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, इसके लिए प्रत्युक्त शुद्ध शब्द क्या है? अनुग्रह किया गया उसको क्या बोलेंगे? अनुग्रहित। क्या बोलेंगे? अनुग्रहित। पर लिखेंगे कैसे? ऐसे, है ना, ऐसे, अनुग्रहित, अनुग्रहित। कौन सा शब्द विशेष है? इसमें से पहचानना विशेष कौन सा है? तो विषाद विशेष हो जाएगा। धुंधला शब्द में भी विशेषण कैसा है भाई? धुंधला में तो ये गुण है ना, धुंधला, तो गुणवाचक विशेषण। सरीखा शब्द में कैसा विशेषण है? शरीखा में, इसमें भी गुणवाचक विशेषण है। वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, इसमें कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तीसरा शब्द में विशेषण कैसा होगा? तीसरे में
तो तीसरे शब्द में क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। कैसा? क्रमवाचक। चौथाई शब्द का विशेषण क्या होगा? चौथाई का, चौथाई में कैसा विशेषण है? अपूर्णांक बोधक। कैसा है? अपूर्णांक बोधक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, ये पहचानना है कौन सा विशेषण है। तो बनारसी जो है ये आपका विशेषण हो जाएगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति होती है उसे कहते हैं विशेषण। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है भाई? रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो पुस्तक जो है विशेष है। पुस्तक क्या है? विशेष है। उस ग्रंथ में 500 प्रश्न हैं, इसमें उस शब्द क्या है भाई? उस ग्रंथ में 500 प्रश्न हैं, उस शब्द क्या है? ये संकेतवाचक है ना, उस क्या है? संकेतवाचक। ठीक है, तो कितने हिंदी में आए, कितने जीएस में, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और एक टेस्ट मैं अभी आपका RO का और दे दूंगा। ठीक है, तो 10 टेस्ट आपके वीडियो के फॉर्म में पड़े हुए हैं, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी RO टेस्ट, देख लो। बाकी ऐप से हमारे टेस्ट को भी लगा सकते हो खुद आप, बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन भी है उसमें, इन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ले भी सकते हो।